गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है लेवरेजेस। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट ईयर का अगर ट्रेंड देखें तो एग्जाम में 3 से 5 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं, बट हमारा इंस्टीट्यूट देता है सरप्राइजेस। ऐसा कई बार हुआ है कि एक चैप्टर से एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 8 एमसीक्यूज पूछे, अगले अटेम्प्ट में मात्र 2 ही एमसीक्यूज देके निपटा दिया। तो आपकी एग्जाम में इस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे ये आपको उसी दिन पता लगेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एज सच चैप्टर वाइज कोई भी वेटेज असाइन नहीं किया है। ठीक है, तो हमें तो ऐसे ही करके जाना है कि चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हो सकता है कि 3, 5, 8, 10 भी एमसीक्यूज हमारे एग्जाम में आ जाए। अब सवाल ये उठता है कि इस चैप्टर में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, ये डिस्कस करने से पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। सीधा ही एडवांस लेवल नहीं, सीधा ही चैप्टर में नहीं कूदना है, पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इनकम स्टेटमेंट इस चैप्टर में थ्रू आउट बनती है, तो पहले हम उस इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। मैं उसे लिखवाऊंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा और धीरे धीरे करके हम कह सकते हैं कि उस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हम इस चैप्टर में एंटर करते जाएंगे। शुरुआत में एक जनरल बातें करेंगे, बेसिक हम बातें करेंगे और धीरे धीरे अपनी डिस्कशन को हम एडवांस करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, तो आप लिखना शुरू करें, मैं आपके लिए पेज फुल साइज कर देता हूँ। अच्छा, एक और बात, वैसे तो हमने ये वीडियोस स्पेसिफिकली सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रिकॉर्ड करी है, पर आप में से वो स्टूडेंट्स जो सीए में बीकॉम या फिर कोई और कोर्स परस्यू कर रहे हैं, उनके भी यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, तो आप भी ये वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर की हम सारी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे, जिसमें आपको सारी रिलेटेड वीडियोस इस चैप्टर की मिल जाएंगी। तीसरी बात, आने वाले कुछ दिनों में सीएमए और एफएमएसएम के कुछ चैप्टर्स हम पूरे अपलोड करने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, ताकि आपको उनकी भी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा इनकम स्टेटमेंट। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस चैप्टर को करने से पहले हमें इसको डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि थ्रू आउट यूज होने वाली है। सबसे पहले लिखिएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम ईबीआईटी भी बोलते हैं, माइनस इंटरेस्ट। ये मैंने इंटरेस्ट लिखा है शॉर्ट में। अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी माइनस टैक्स, ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। ठीक है जी, इसको नोट करो। फिक्स कॉस्ट के ब्रैकेट में लिखिएगा, इसका हम एक और नाम भी देखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा कि सर यहां से आपने प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों नहीं माइनस किया, इनकम स्टेटमेंट तो ये इनकम्प्लीट सी लग रही है। देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होगा। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होगा, तो ये सारी की सारी इनकम इक्विटी वालों के लिए होगी। और जब हम इस तरह के क्वेश्चंस में एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ना प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ ना एक और कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना होगा, तो जब हम बिना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज इफ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर।
अब आप में से वो बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, हालांकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले घबराए ना, मैं इस तरीके से बात करूंगा कि आपको भी बात समझ में आएगी, बड़ी हल्की फुल्की बात है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उन्होंने 11th क्लास में एक ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया होगा, और आपको याद होगा उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कई सारे खर्चे डेबिट करते थे, टू सैलरी, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टू टेलीफोन एक्सपेंस। मतलब जितने खर्चे होते थे उस नेचर के हिसाब से उसका आप खाता खोलते जाते थे, मतलब अकाउंट खोलते हो जाते थे और डेबिट करते चले जाते थे। और अगर आप देखो तो ये इनकम स्टेटमेंट भी तो एक P&L है। इट्स जस्ट लाइक मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शक्ल थोड़ी सी अलग है तो P&L अकाउंट ही। लेकिन यहां पर हम खर्चे को नेचर के हिसाब से नहीं लिखेंगे, हम यहां खर्चे को उसकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से लिखेंगे। अब आपको भी पता है कि सेल्स में से अगर हम कॉस्ट माइनस कर दें तो प्रॉफिट आता है, सेल्स में से अगर कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आता है। जब हम 11th क्लास की अकाउंट्स पढ़ रहे थे, फाइनल अकाउंट्स में इस कॉस्ट में बड़े सारे खर्चे होते थे, जैसे मैंने कहा सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस। लेकिन हम यहाँ पर खर्चे को या तो वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, या फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। मतलब हमें यहाँ पर ना सैलरी सैलरी नहीं दिखेगा, एक फिक्स खर्चा दिखेगा। भाई आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी पड़ेगी चाहे आपका प्रॉफिट हो या ना हो। हमें रेंट यहाँ पे रेंट नहीं दिखेगा, एक फिक्स कॉस्ट दिखेगा, क्योंकि रेंट भी हमें पे करना पड़ता है लैंडलॉर्ड को चाहे प्रॉफिट हो ना हो। तो हम यहाँ पे खर्चे को खर्चा नहीं समझ के हम ये सोचेंगे कि ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, और अकॉर्डिंगली इस स्टेटमेंट में पुट कर देंगे। हालांकि हमें ऐसे कोई खर्चे का क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा होगा हम जब इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ फोकस किस पर है, लेवरेज एनालिसिस पर। अब वो क्या होता है उस पर तो हम बात अभी करेंगे, कुछ लोग लीवरेज बोल देते हैं, लेवरेज बोल देते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे इसलिए हमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बताएगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है बताएगा। अब अगला सवाल कि सर ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट होता क्या है। देखो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का डिटेल डिस्कशन सीएमए वाले पेपर में मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में बहुत अच्छे से होता है। बजटरी कंट्रोल में तो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का। आप में से जो बच्चे यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं उसकी क्लास 1 डली हुई है बजटरी कंट्रोल की, वहां पर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को बहुत डिटेल में, बहुत इन डेप्थ तरीके से हमने एनालाइज किया, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ के लिए मैं आसान से शब्दों में इसको बता देता हूँ। अगर हमारी कोई कॉस्ट सेल्स के प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़े तो हम बोलते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जिसका सेल से कोई नाता ना हो, मतलब सेल बढ़े घटे वो खर्चा सेम रहता है, तो उसे फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक हलवाई अगर समोसे बनाएगा तो समोसे जो बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब आलू चाहिए, मैदा चाहिए, मसाले चाहिए, ये कौन सी कॉस्ट है, ये उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट है। मान लीजिए एक समोसा बनाने में उसकी 5 रुपए की ये कॉस्ट लग जाती है, मतलब आलू मैदा वगैरह सब मिला के 5 रुपए की लागत लगती है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की, रॉ मटेरियल की। अब वो एक समोसा बनाएगा तो 5 रुपए की लागत आएगी, 2 बनाएगा तो 10 रुपए की लागत आएगी। अगर वहां पे मान लो समोसे बहुत लाइन लगा के बिकते हैं, ऐसे कई सारे हलवाई फेमस है, 1000 समोसे बेच लेता है वो, तो 5000 रुपए का उसका रॉ मटेरियल का खर्चा लग जाएगा। समोसे नहीं बनाएगा किसी दिन तो ये खर्चा नहीं लगेगा। इसका मतलब ऐसा खर्चा जो सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़े, वैसे तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जितना प्रोडक्ट बनाया उतना बिक गया, तो सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़े, ऐसे खर्चे को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और ऐसा खर्चा जिसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, जो समोसा बना रहा है, जिस प्रेमाइजेस के नीचे, मतलब जिस छत के नीचे वो समोसे बना रहा है, उसका किराया अगर जाता है तो वो खर्चा कौन सा है, फिक्स खर्चा है। उसके वहाँ उन्होंने बहुत सारे कारीगर रखे हुए हैं और वो फिक्स बेसिस पे रखे हुए हैं, तो वो सारे खर्चे कौन से हैं, फिक्स खर्चे हैं। तो अगर हमारा खर्चा सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता उसको हम फिक्स खर्चा बोल देते हैं, और अगर है तो उसको वेरिएबल बोल देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स दो ही तरह के खर्चे होते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसको मैं बताता हूं, पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पे एक छोटे छोटे नोट लिखवा देता हूं। आप ना इनकम स्टेटमेंट के नीचे ही लिखिएगा, ठीक है, कुछ नोट्स लिख रहे हैं हम। नोट नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स which vary in direct proportion of sales. Example, बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरा नोट लिखेगा, fixed costs are those costs which
do not vary with change in sales volume, full stop. In other words, fixed cost remains same irrespective of number of units sold. Example, rent, सैलरी etc. ऐसा करें, कंट्रीब्यूशन के बारे में भी लिख ही लीजिए, इसको तो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं. Contribution is that portion of sales which remains after recovering variable cost and is available towards a fixed operating cost, B interest, C tax, D profit. इसको नोट कर लीजिए. इसको मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है. अच्छा, हमारी एकेडमी के लिए वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है? भाई देखो, जितने स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस लेंगे सबके लिए हमें बुक्स पब्लिश करानी पड़ेगी, तो बुक्स की पब्लिशिंग कॉस्ट हमारे लिए एक वेरिएबल कॉस्ट है. हर एक स्टूडेंट को बुक्स कोरियर करनी पड़ेगी, तो कोरियर की जो चार्जेस है वो हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट है. उसके अलावा क्लासेस रन करने के लिए हमें एक सीरियल की इशू करनी पड़ती है, तो जो वेंडर से हमने सॉफ्टवेयर की सर्विसेज ली हुई हैं उस वेंडर को हमें हर एक सीरियल की पर पैसा देना पड़ता है, तो वो सीरियल की या सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट है. फिक्स कॉस्ट कौन सी है? जिस कैमरा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या फिर जिस सिस्टम पर क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप, ये एसेट्स का डेप्रीसिएशन, ध्यान रखना, एसेट्स खरीदना फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये एसेट्स का डेप्रीसिएशन एक फिक्स कॉस्ट है. हमारे यहाँ पर जो स्टाफ है उसकी सैलरी फिक्स कॉस्ट है. ठीक है, तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी क्या होती है. अब सवाल ये उठता है कि सर ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है जो इस इनकम स्टेटमेंट में हमें दिख रहा था. देखो, सेल्स में से वेरिएबल माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया और कंट्रीब्यूशन आया. क्या है ये कंट्रीब्यूशन? वो समोसे वाला एग्जांपल लेते हैं. वो हलवाई मान लीजिए एक समोसा 10 रुपए का बेचता है, ठीक है, और हर एक समोसे को बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट लगता है, मतलब जो आलू और मैदा और मसाले वगैरह, वो मान लीजिए 5 रुपए का लगता है. इसका मतलब ये हुआ, अगर वो एक समोसा बेचेगा 10 रुपए का रेवेन्यू आएगा, 5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा. अगर वो 10 समोसे बेचेगा तो 10 इंटू 10 100 रुपए का रेवेन्यू आएगा और हर एक समोसे पर 5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है. इसका मतलब 50 रुपए का हमारा वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगा. और अगर वो 1000 समोसे बेचता है तो वैसे ही 1000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000 रुपए, और 1000 इंटू 5 5000 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट. मतलब ये कि ये दोनों की दोनों चीजें, सेल्स भी और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट वाइज फ्लक्चुएट करती हैं. यूनिट्स बढ़ा देंगे, सेल्स भी बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी. ठीक है, अब अगर ध्यान से सोचें, इसके नीचे वाले खर्चे अगर आप देखोगे ना, खासकर अभी मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट की बात भी करेंगे, ये दोनों खर्चे जनरली फिक्स्ड नेचर के होते हैं. अब
हर एक समोसा जो हमने बेचा वो 5 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड रिमेनिंग विल बी द प्रॉफिट। फिलहाल टैक्स को इग्नोर करो, ठीक है। हर एक समोसा जो हम बेच रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने ना एक गुल्लक बना दिया, उस गुल्लक के बाहर लिख दिया कंट्रीब्यूशन। एक समोसा बेचा, 10 रुपए आए, लेकिन 5 रुपए का तो खर्चा भी हुआ था समोसे के लिए, हलवा कह रहा हूँ, वो आलू लाने के लिए, तो 5 रुपए हमने गुल्लक में डाल दिए। फिर एक और समोसा बेचा, फिर 10 रुपए हमें आए, 5 रुपए हमारा खर्चा लग गया समोसे के लिए, आलू के लिए, फिर हमने गुल्लक में डाल दिए। ऐसे ही हमने पूरे दिन भर में 1000 समोसे बेच डाले। गुल्लक में कितने पड़े होंगे? 5000 रुपए, क्योंकि वो 10,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ा होगा, वेरिएबल कॉस्ट खर्च करनी पड़ी होगी, और फिर हमारे पास कुछ एक नेट बचा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी समोसा इज कंट्रीब्यूटिंग 5 रुपीज टुवर्ड्स रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट। अब ये गुल्लक के अंदर ना हमारे पास अगर 1000 समोसे बेचे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 5, 5000 इस गुल्लक में रखें। अब इस गुल्लक को खोलेंगे, इस गुल्लक में से हम जो किराया बिराया है, जो फिक्स्ड सैलरी वगैरह है, सबको पे कर देंगे। मान लो 2000 रुपये पे कर दिए। अब गुल्लक में कितने पड़े हैं? 3000 रुपये। अगर तो हमने अपना बिजनेस बाहर वालों से पैसा उठा के चलाया है तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, तो उसमें से मान लो 1000 का ब्याज दे दिया। अब कितने गुल्लक में पड़े हैं? 2000 रुपये। फिर इसमें सरकार भी आएगी, हमसे टैक्स मांगेगी। इस 2000 में से हमने सरकार को टैक्स भी दे दिया, और ये बचा कुचा जो है जिसे हम अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल रहे हैं, दिस रेसिडुअल प्रॉफिट विल बी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, यही बात है ना। तो हम इसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बात समझो, सेल्स भी पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट वाइज ही फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अब जो हमारे पास 4-5 रुपए बचेंगे, वो 5 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट, टैक्स एंड रिमेनिंग विल बी दी प्रॉफिट। इस बात को समझे आप? अब ना ये जो कंट्रीब्यूशन वर्ड है ना, इस पर तो हमें पीएचडी करनी है। जब हम कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो कंट्रीब्यूशन तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वहाँ तो बहुत अच्छे से डिस्कस हमें करना है। और जैसे मैंने कहा, वेरिएबिलिटी के बाद वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? बजटरी कंट्रोल में भी, मार्जिनल कॉस्टिंग में। इस चैप्टर में ना ध्यान रखना, हमारा फोकस वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट नहीं है। इस चैप्टर में हमारा फोकस जो है वो लेवरेजेस पर है, जो भी आगे आएगा। ये डिस्कशन थोड़ा बहुत मेरे को करना जरूरी था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट में कवर्ड है, एफएम में तो कवर्ड नहीं है, तो मुझे इसलिए एफएम में थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, एक कुछ बच्चा कहता है कि सर वो हमने लिखा नहीं था पूरा, तो आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ये बात है सन 2008 की, जब भगवान की दया से मैंने सीए में तीनों क्वालिफाई कर लिया, और बाकियों की तरह मैंने भी जॉब ज्वाइन कर लिया। अब जॉब तो मैंने ज्वाइन कर लिया, पर जॉब से मैं खुश ही ना हूँ, मुझे परेशानी बहुत हुई। और 1.5 साल जॉब करने के बाद, लगभग 2009 दिसंबर के एंड में, मैं इसी कंक्लूजन पे निकला कि जॉब नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं था मुझे। और अपने एक फ्रेंड के सजेशन पे, कि उसने कहा भाई तू टीचिंग के लिए ट्राई कर, और मैंने ICSI में एज अ विजिटिंग फैकल्टी के लिए अप्लाई कर दिया। अब वहाँ से मुझे कुछ टाइम के बाद कॉल आ गया। अब जब कॉल आया तो उन्होंने मुझे जो पहला बैच दिया वो CS एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स के लिए दिया, फीडबैक भी अच्छा आ गया। फिर उन्होंने मुझे कुछ टाइम के बाद CA फाउंडेशन का भी अकाउंट्स देना शुरू कर दिया। जब उनको थोड़ा ट्रस्ट उनका डेवलप हुआ तो उन्होंने मुझे CA फाइनल का FM भी देना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे अपना एक रेगुलर फैकल्टी बना लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि ICSI ना एक टाइम पे एक ही बैच देता था। मान लो भी मेरा अगर एग्जीक्यूटिव का बैच चल रहा है तो मुझे फाउंडेशन या फाइनल नहीं देंगे, पहले वो खत्म होगा तभी मेरे को फाउंडेशन का बैच देंगे, और कई बार 2 बैचेस के बीच में 15-15, 20-20 दिन का भी गैप हो जाता था। तो इसका मतलब मैं कोई फिक्स सैलरी भी तो था नहीं, बैच मिलेगा तो पैसे मिलेंगे, मतलब रेवेन्यू आएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा कुछ, कोई एम्प्लॉय तो था नहीं मैं, ऑनरेरियम मिलता था मुझे, मतलब कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था नहीं, तो खर्चा निकालने में बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब सोचो यार, मैं CA में क्वालिफाइड, अगर जॉब कर रहा होता तो 6-7 लाख का पैकेज उस टाइम मुझे मिलता, और आज के टाइम पे तो वो पैकेज पता नहीं कितना हो चुका था। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देखूं तो मेरे टाइम के CA क्वालिफाइड हैं,
आज के टाइम पर वो 20-20, 25-25, 30-30 लाख के पैकेज पर बैठे हैं। तो इतना पैकेज होता, फिलहाल उस टाइम पर 6-6.5 लाख की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, अब यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर लगा यार ऐसे तो खर्चा वर्चा निकल नहीं पा रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो यार इंस्टीट्यूट खोलते हैं। अब इंस्टीट्यूट खोलने का थॉट जब भी दिमाग में आए तो पहला डर दिमाग में आया कि खर्चे निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। अब सोचो इंस्टीट्यूट बंदा खोल तो ले, ये फिक्स कॉस्ट निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, ये सबसे बड़ा डर है। फिक्स कॉस्ट मतलब भाई किराए पे मैं कहीं पे जगह लूंगा, बच्चों को बिठाने के लिए किराए पे जगह लूंगा, और वो किराया मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, कोई स्टाफ भी एक आध तो स्टाफ रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और भी पता नहीं कितने फिक्स खर्चे होंगे, बिजली का बिल वगैरह आएगा, और भी कितने खर्चे आएंगे। तो ये खर्चे निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, ये डर की वजह से मैं इंस्टीट्यूट खोल ही ना पाऊं। यही डर था भी कितने बिजनेस आइडियाज ही रह जाते हैं, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते, इसी डर की वजह से। ये बहुत बड़ा डर है फिक्स कॉस्ट का निकालना आज के टाइम पर। भाई उस टाइम पर मैंने ये डिसाइड कर लिया ठीक है जॉब छोड़ देता हूं, क्योंकि तब यंग था। चलो यंग तो मैं आज भी हूं, लेकिन तब ज्यादा यंग था, कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सर पर। लेकिन सोचो आज के टाइम पर अगर मान लो मैं आज कहीं जॉब कर रहा होता, और चल यार जॉब छोड़ के अब टीचिंग स्टार्ट करता हूँ, आज जब मैं अपने एक्सपीरियंस इतना हो गया मुझे जॉब का, नहीं कर पाता। आज कोई भी इंसान जो इतने 10-15-20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, बहुत मुश्किल है उसके लिए अपनी एक स्टेबल जॉब को छोड़ के नए वेंचर में आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी रेवेन्यू आ रहा है। नए वेंचर में जाएगा तो वहां जाएगा पहले, रेवेन्यू पता नहीं कब आएगा। तो ये डर ही तो है जो कितने बिजनेस आइडियाज को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देता। ध्यान रखें, इस वाली कॉस्ट को कोई खतरा नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट से क्या खतरा भाई बच्चे आएंगे तो बुक छपवाऊंगा, मान लो 10 बच्चे आ गए तो मैं पब्लिशर को क्या बोलूंगा, भाई 10 किताबें छाप दे, अभी छाप देगा 10 किताबें। तो ये वाला खर्चा तभी होगा जब बच्चे आएंगे, मतलब रेवेन्यू आएगा तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। मान लो एक भी स्टूडेंट नहीं आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक भी स्टूडेंट नहीं आया तो सेल जीरो, वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो, कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, लेकिन ये खर्चे तो चालू रहेंगे, मतलब वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डर क्या है? फिक्स कॉस्ट का। यहां पर अगर आप देखो तो कई सारे सेल से प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पहली वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई, फिक्स कॉस्ट माइनस हुई, ब्याज हुआ और टैक्स हुआ। पहला वेरिएबल कॉस्ट, इसका कोई रिस्क नहीं है, लेकिन फिक्स कॉस्ट इसका रिस्क है। अब ये इंटरेस्ट कब आएगा? देखो ये वाली जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये तो जब मैं इंस्टीट्यूट खोल लूंगा उसके बाद मुझे पे करनी है। सैलरी और रेंट तो इंस्टीट्यूट खोलने के बाद पे करना है ना, लेकिन इंस्टीट्यूट खोलने के लिए पहले आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। भाई मैं इंस्टीट्यूट खोलने का सोच रहा हूं तो पहले तो मुझे चेयर्स वेयर्स लानी पड़ेंगी, प्रोजेक्टर लाना पड़ेगा, एसी वेसी लाना पड़ेगा, वाटर कूलर लेना पड़ेगा। अब कोविड के बाद तो ऑनलाइन टीचिंग का जमाना है, नहीं तो ऑनलाइन टीचिंग तो इनेसेंशियल पार्ट है, तो मुझे कैमरा वैमरा खरीदना पड़ेगा, उसके लिए लैपटॉप वगैरह और डेस्कटॉप वगैरह जहाँ पे क्लासेस मेरी रिकॉर्ड होगी वो सब करनी पड़ेंगी। आप और कितने तरह के सॉफ्टवेयर एडिटिंग वगैरह के लिए वो सब खर्चा करना पड़ेगा। मतलब ये कि इंस्टीट्यूट खोलने के लिए पहले आपको चाहिए बहुत सारे पैसे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है या तो आपकी खुद की सेविंग से होगी, और अगर खुद की सेविंग है फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपके पास खुद के पास इतने पैसे नहीं है कि ये आप खर्चा इन्वेस्टमेंट कर पाएं, तो फिर आपको लेना पड़ेगा बाहर वालों से मदद। बाहर वाले जब मदद करेंगे तो ऐसे तो करेंगे नहीं, वो आपसे ब्याज एक्सपेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये इंटरेस्ट कब आएगा? जो मैं इंस्टीट्यूट खोलने की सोच रहा हूं उसके लिए जो पैसा चाहिए, अगर वो पैसा मैंने बाहर वालों से अरेंज किया है तो ये वाला इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लो ताज होटल एक और होटल खोलने की सोचता है, तो होटल खोलने के लिए पहले उनको बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैसे? अगर वो खुद से ही कंस्ट्रक्ट करवा रहा है तो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, लैंड वैंड खरीदनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह, पता नहीं कितना सारा फर्नीचर वगैरह, कटलरी वगैरह, और हर एक रूम में टीवी, बेड, बहुत सारे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट या तो टाटा ग्रुप खुद, क्योंकि टाटा का है ताज, या तो वो खुद से अरेंज करेंगे और या फिर बाहर वालों से अरेंज करेंगे। बाहर वालों से अरेंज किया तो ये ब्याज जाएगा, अगर हमारा खुद का फाइनेंसिंग है फिर ये इंटरेस्ट नहीं है। ये कब आएगा इंटरेस्ट? जब बाहर वालों की फंडिंग है। अच्छा, एक बार जब होटल खुल जाएगा उसके बाद ऑपरेशन शुरू होते हैं, फिर जाएंगी हमारी नॉर्मल रेगुलर जो कॉस्ट है। अब उसमें वेरिएबल भी होगी और फिक्स भी होगी। फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? इतना सारा अंदर स्टाफ रखा होगा, हाउसकीपिंग में और फ्रंट डेस्क में, सिक्योरिटी में, पता नहीं कितना स्टाफ रखा है, उनकी फिक्स सैलरी। अगर मान लो होटल लीज पर है तो उसका लीज रेंटल, और पता नहीं कितने एसेट्स हैं, सबका डेप्रिसिएशन, नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। तो फिक्स कॉस्ट तो कब लगेगी? जब होटल खुल जाएगा
तो होटल खोलने के लिए पहले पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से अरेंज होगा, खुद से या बाहर से, इंटरेस्ट, और होटल खुल जाएगा तो उसके बाद फिर रनिंग कॉस्ट। इंस्टीट्यूट खोलने के लिए पहले बहुत सारा पैसा चाहिए, और वो पैसा मैं या तो खुद का या बाहर का तो ब्याज, और एक बार इंस्टीट्यूट खोल लेंगे तो फिर हमारे रेगुलर ऑपरेशनल खर्चे, रेंट एंड सैलरी एंड ऑल, तो फिर ये दूसरा खर्चा। अब आप अगर इस वाले स्टेटमेंट में देखें, टोटल 4 खर्चे हैं। कौन कौन से? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स। वेरिएबल कॉस्ट का मैंने बताया कोई रिस्क नहीं होता, फिक्स कॉस्ट का रिस्क है, इंटरेस्ट का भी रिस्क है बिकॉज ये भी फिक्स है। आप बिजनेस करें या ना करें, जिन्होंने आपको पैसा दिया है उनको टाइम पर ब्याज चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कितना मर्जी कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, उनको टाइम पे ब्याज चाहिए। इसका मतलब ये भी इंटरेस्ट भी एक रिस्क है क्योंकि फिक्स है। टैक्स को मैं रिस्क कॉस्ट नहीं मानता बिकॉज ये हमें तभी पे करना जब हमारे पास प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट नहीं तो हमें नहीं देना, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे। तो देखा जाए तो इसमें 4 तरह के खर्चे दिख रहे हैं आपको, 4 पेमेंट्स हैं इस पूरी स्टेटमेंट में, और इन 4 पेमेंट्स में से 2 पेमेंट्स फिक्स्ड हैं और 2 पेमेंट्स एज सच फिक्स नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं है और टैक्स भी हमें तभी देना जब हमारे पास प्रॉफिट होंगे। तो ये जो 2 फिक्स कॉस्ट है ना, क्योंकि फिक्स्ड है, फिक्स होने की वजह से आ जाता है इसमें एक रिस्क। रिस्क किस चीज का? बिजनेस नहीं चला तो ये तब भी पे करना पड़ेगा, और ये रिस्क को एक नाम दिया गया हुआ है। क्या नाम दिया है? बिकॉज ये रिस्क बिजनेस करने से आता है, ऑपरेशंस करने से आता है, इसलिए इस फिक्स कॉस्ट से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। और ये इंटरेस्ट जो है ये किस वजह से आया, ये रिस्क किस वजह से आया? अगर हमने अपने बिजनेस को फाइनेंस किया है बाहर वालों की मदद से तो ये एक और रिस्क आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल रिस्क। यही 2 तरह के रिस्क ये चैप्टर लेवरेजेस मेजर करता है। वो कैसे करता है वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी कह रहे हैं ना, बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि 2 तरह के रिस्क हैं, एक बिजनेस रिस्क है, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क है। और ये रिस्क किस वजह से आए, अगर हम इन दोनों रिस्क के पीछे कारण देखें तो एक ही कारण मिलेगा, फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब देना ही देना है, बिजनेस जैसा मर्जी चल रहा हो। तो ये वाला रिस्क जो है बिजनेस रिस्क है, ये फिक्स कॉस्ट से अराइज हुआ, और इससे जो रिस्क अराइज हुआ इंटरेस्ट से जो रिस्क, क्योंकि ये फाइनेंस करने से आया इसलिए इसको हमने फाइनेंशियल रिस्क बोला। एक और तीसरा रिस्क भी हो जाता है जब इन दोनों को मर्ज करके हम एक साथ अगर हम एनालिसिस करें तो कंबाइंड रिस्क बोल देते हैं। फिलहाल वो कोई एज सच रिस्क नहीं है बिकॉज वो इन दोनों का समेशन ही है, इसलिए वो अलग से वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन 2 ही रिस्क हैं, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। तो हमने अब क्या देखा कि यहाँ पर 4 तरह की कॉस्ट हैं जो हमने माइनस की हैं पूरी इनकम स्टेटमेंट में। पहली है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी है फिक्स कॉस्ट, तीसरी है इंटरेस्ट, चौथा है टैक्स। ठीक है, और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, इस पे तो कोई रिस्क है ही नहीं, बिजनेस होगा मतलब सेल होगी तो ये कॉस्ट लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे जो है रिस्क है, और रिस्क यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये खर्चा जो है फिक्स्ड है, और ऐसे ही इंटरेस्ट में भी रिस्क है। अगर आपने ये सोच लिया कि बाहर से पैसा लेके हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर इस पे भी रिस्क आ जाएगा, तो ये भी कह सकते हैं फिक्स्ड है। और टैक्स पे भी कोई रिस्क नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हमारा बिजनेस नहीं हुआ मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें टैक्स नहीं देना होगा, प्रॉफिट अगर है तो टैक्स देना है, तो ये भी कोई रिस्क यहाँ पर भी नहीं है। तो 4 अगर हम देखें, 2 में फिक्स्ड, 2 में रिस्क है और 2 में नहीं है, और हमें बेसिकली इन 2 पर ही मेन फोकस करना है। फिक्स कॉस्ट जो है, इससे जो रिस्क अराइज होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, मैं भी लिखवाऊंगा इसको, बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊंगा विद एग्जांपल्स। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? बिजनेस रिस्क। और इंटरेस्ट से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि ये हमने अपने बिजनेस को फाइनेंस किया है आउटसाइडर के पैसे से। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एक नया रिस्क भी हो जाता है। अगर हम इन दोनों के कंबाइंड इंपैक्ट को एनालाइज करें तो उसको फिर हम कंबाइंड रिस्क बोल देते हैं। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने अभी तक डिस्कस कर ली पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट और 2 तरह के रिस्क। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले क्या लिखा? सेल्स, माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, आया कंट्रीब्यूशन, माइनस किया फिक्स कॉस्ट, फिर आया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस किया इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस किया टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स।
हमने कहा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जब बात करेंगे तो ये इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाएगी। फिलहाल हमने 4 तरह के खर्चे माइनस किए, 2 खर्चे जिसमें रिस्क नहीं है, 2 खर्चे जिसमें रिस्क है। रिस्क किस में नहीं है? वेरिएबल कॉस्ट में रिस्क नहीं है, टैक्स में रिस्क नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट में रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि ये तभी इनकर होगी जब हमारा बिजनेस होगा या सेल्स होगी, रेवेन्यू आएगा। सेल्स नहीं तो ये खर्चा नहीं। टैक्स हमें कब लेनी पड़ेगी? टैक्स हमें कब पे करना पड़ेगा? जब हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं तो टैक्स नहीं। तो बची 2 कॉस्ट कौन कौन सी? इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कब पे करना है? अगर आपने पैसा बाहर वालों से अरेंज करके अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है, बिजनेस खोला है बाहर वालों के पैसे लेकर, तो आपको बाहर वाले को कुछ ब्याज देना पड़ेगा। वो ब्याज ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। नहीं कब होगा? जब हमने सारा का सारा पैसा खुद से ही अरेंज किया। मान लो 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, हमने बाहर वालों को कहा भी हमारे पास इतना पैसा पड़ा है, खुद से ही अरेंज कर लिया, नो इंटरेस्ट। कुछ पोर्शन अरेंज कर लिया, 10 में से 2-3 करोड़ अरेंज कर लिया तो इंटरेस्ट कम होगा। 10 में से 9 करोड़ बाहर से अरेंज किए तो इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली ज्यादा होगा। तो इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना भी हो। फिर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमारी शुरू हो जाएंगी ऑपरेशनल कॉस्ट। बिजनेस जब करना शुरू करेंगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट, रेंट पे करना पड़ेगा, सैलरी पे करनी पड़ेगी, फिक्स्ड टेलीफोन एक्सपेंस, फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कई सारे फिक्स खर्चे होंगे। और ये जो खर्चे हैं ना, ये इंटरेस्ट की तरह अवॉइडेबल नहीं है। भाई इंटरेस्ट अवॉइड हो सकता है अगर हमारा सारा खुद का पैसा लगा है, लेकिन अगर मैं कोई भी बिजनेस करूंगा तो फिक्स कॉस्ट तो लग के ही रहेंगी। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का लगना एक तरह से अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। और इससे जो रिस्क अराइज हुआ उसको हमने क्या नाम दिया? बिजनेस रिस्क। और इंटरेस्ट से जो रिस्क अराइज हुआ उसको हमने क्या कहा? फाइनेंशियल रिस्क। अब मैं बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क के बारे में कुछ बातें लिखवाऊंगा और फिर अकॉर्डिंगली हम अपनी डिस्कशन को और धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिएगा प्लीज। अच्छा, अभी तक हमने कितने नोट्स लिख लिए थे? आई होप आप नोटिंग ठीक से कर रहे हैं। हमने अभी तक इनकम स्टेटमेंट बनाई है और ये उसके नीचे ये 3 नोट्स लिखे हैं, ठीक है ना। अब नोट नंबर 4 लिखना। नोट नंबर 4 लिखेगा, risk can be classified as a business risk, B financial risk। अब आप लिखेगा इसी के नीचे ही A बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। बिजनेस रिस्क इज associated with firms operations, full stop। In other words, risk arising due to fixed operating cost is called business risk। इसके एग्जाम्पल लिखिएगा, रेंट, salary of employees, fixed telephone expenses, fixed electricity expenses। इस खर्चे में ना जनरली बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, तो मैं इसलिए इसको अलग से रेड मार्क करके लिख रहा हूँ। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद हेडिंग डालेगा बी फाइनेंशियल रिस्क।
लिखिएगा, इट इज एन additional risk due to use of outsiders funds, जिसको हम डेट भी बोल देते हैं। In other words, risk arising due to fixed cost, fixed interest cost, risk arising due to fixed interest cost is known as financial risk। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में इंटरेस्ट ये लिख ही लिया, तो एग्जाम्पल अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और अभी डिस्कशन बाकी है बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को, ध्यान से प्लीज सुनिएगा। देखो, जब हम बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो हमने देखा कि वो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से अराइज हुआ, और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे फिर भी एक बार को दिमाग में हम इमेजिन कर पाते हैं। लेकिन कई बार बच्चे को डेप्रिसिएशन पे लेकर डाउट होता है कि सर डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट कैसे। अब याद करो, अभी हमने कहा था कि हम इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके हमने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने आपको अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया कि भाई मैंने पैसा लगा के पहले चेयर्स लेके आया, प्रोजेक्टर लेके आया, एसी लेके आया, वाटर कूलर लेके आया, कैमरा लेके आया, लैपटॉप और डेस्कटॉप, जो एसेट चाहिए सब लेके आ गया। अब ये सारे एसेट जो हम लेके आए हैं, ये समय के साथ बूढ़े भी तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अमर है। भाई कैमरा की थोड़ी है कि सालों साल रिकॉर्डिंग करता जाएगा, उसकी एक लाइफ होगी, 5 साल, 8 साल, 10 साल। चेयर्स की भी एक लाइफ होगी। मतलब ये कि जो हमारे फिक्स एसेट है, समय के साथ ये भी बूढ़े होते हैं और एक टाइम आएगा जब मुझे इन एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मान लीजिए मैं कैमरे की बात करता हूँ, सिंपली एक फिक्स एसेट की बात करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक कैमरा खरीदा, सोनी का खरीदा, हाई एंड कैमरा, 1 लाख रुपए का खरीदा, और मान लीजिए 10 साल उसकी लाइफ है, तो मैं हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा अपनी किताबों में? 10,000। अब जब मैं ये हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो ये खर्चा बेसिकली हर साल हो रहा है, चाहे स्टूडेंट्स आए या ना आए, ये कैमरा बूढ़ा होके ही रहेगा। मतलब इस पे डेप्रिसिएशन लग के ही रहेगा। अब अगर मैं हर साल देखूं तो मैंने इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया। डेप्रिसिएशन हम जानते भी हैं ये एक नॉन कैश कॉस्ट है, बट नॉन कैश कॉस्ट क्यों है? क्योंकि इसके पैसे मैंने एडवांस में दे दिए। जब मैंने बिजनेस सेटअप किया, मैं सारे फिक्स एसेट खरीद के लेके आया, तो मैं पहले कैश दे के आया। अब मैंने क्योंकि पहले ही कैश दिया तो मुझे अब हर साल थोड़ी कैश देना है, तो हर साल जो मैं अब खर्चा बुक कर रहा हूं उसके लिए मैंने कैश नहीं दिया, इसलिए हम इसको नॉन कैश बोल देते हैं। बट सच्चाई ये है कि खरीदते वक्त हमने इसके पहले ही पूरे पैसे दे दिए थे। ठीक है, तो फर्क यहां पे क्या है? फर्क बस यहां पे इतना ये है कि ये वाली सारी की सारी कॉस्ट तो कैश में है, और ये वाली कॉस्ट जो है ये बेसिकली एक नॉन कैश कॉस्ट है। अब दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क अभी हमने देखा इंटरेस्ट की वजह से राइज हुआ, और ये इतना खतरनाक रिस्क हो जाता है ना, अगर ठीक से मैनेज नहीं किया ना, आपकी कंपनी बंद करवा देगा। और जीते जागते एग्जांपल फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप देखोगे अगर, तो वो क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया, क्यों बेचना पड़ा रिलायंस को? इंटरेस्ट ना पे करने की वजह से। पीछे जेट एयरवेज, वीडियोकॉन, जेपी इंफ्राटेक, पुराना जाओ तो किंगफिशर, कितने बिजनेस बर्बाद हुए इस इंटरेस्ट को ना पे करने की वजह से। और ये क्यों इतना रिस्क खतरनाक हो जाता है? लालच। इंसान, मतलब जितनी कंपनी आप देखोगे ताबड़तोड़ एक्सपेंशन करे जा रहे हैं, खुद की जेब में पैसा नहीं है, बिजनेस बड़ा करने के लिए उधार ले लेके बिजनेस बड़ा कर रहे हैं। अब होता क्या है, और बिजनेस आप बड़ा करते जाओ, जब तक रेवेन्यू आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां रेवेन्यू आना बंद, आप अगर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए तो वही लेंडर जिसने आपको भी बड़े प्यार से लोन दिया था, एनसीएलटी ले जाएगा और आपके सारे एसेट्स की नीलामी करवा देगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपकी एक छोटी सी दुकान चल रही है, बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी कमाई कर रहे हो आप। अब आपको लगता है कमाई बढ़िया आ रही है, चलो एक और दुकान खोल लेते हैं। आपने एक और दुकान खोल ली, वो भी बढ़िया चलने लगी। आपने तीसरी दुकान खोल ली, वो भी बढ़िया चलने लगी। दिल्ली में मान लो आपने हर जगह पर दुकानें खुल गई और सारी बढ़िया चल रही हैं। अब आपके दिमाग में आ गया और लालच, यार सब जगह पे बढ़िया से रेवेन्यू आ रहा है, तो क्यों ना अब हम अपनी इस दुकानों को और दूसरी स्टेट में भी खोलें। आपने जगह जगह हर स्टेट पे दुकान खोलना शुरू कर दिया, पैसे खत्म हो गए अपने, उधार ले लेके दुकानें खोल रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, सब जगह पे दुकान सेम चलेगी? नहीं। दिल्ली में आपका नाम है, लेकिन अगर मैं सपोज दूसरी सिटी में जाऊंगा, वहां पर और भी कंपटीशन होगा, वहां पे कोई और प्लेयर पहले से ही डोमिनेंट होगा, तो वहां पर सेम कमाई करना मुश्किल है। अब मैंने तो उधार ले लेके जगह जगह दुकानें खोल डाली,
अब रेवेन्यू अगर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू जहां पे आना बंद, आप इंटरेस्ट पे कर नहीं पाओगे, इंटरेस्ट नहीं पे कर पाओगे तो लेंडर आपको ले जाएगा एनसीएलटी, चल भाई अब दुकान बंद कर, अब बहुत हो गया। और फिर क्या होगा, जो दुकानें आपने खोली थी वो दुकानें बेचनी पड़ेगी, और दुकानें बेच बेच के वो जो पैसा पहले लेके दुकान खरीदी थी वो दुकान बेच के पैसा वापस करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, खरीदते वक्त तो महंगा मिलेगा, बेचते वक्त कौड़ी के भाव बिकता है, तभी तो बैंकों का पैसा पूरा नहीं हो पाता। भाई सारे एसेट जब खरीदे थे तब तो बिल्कुल मार्केट प्राइस पे खरीदे थे, लेकिन जैसे ही बेचना की जाते हैं तो वो सस्ता बिकता है। आप सोचो ना, शोरूम सीधी आपने कितनी बार सुना होगा, शोरूम से जैसे ही गाड़ी बाहर निकलवा दोगे वहीं आपके 30-40 हज़ार टूट जाएंगे। 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की नहीं बिकेगी शोरूम से बाहर निकालते ही, ऐसे ही समझ लो आप। तो फाइनेंशियल रिस्क तो बड़ा खतरनाक है भाई, अगर ये ठीक से हैंडल नहीं किया कंपनी बर्बाद करवा देगा, बिल्कुल बंद करवाने की नौबत पे आ जाएगी। तो इसलिए फाइनेंशियल रिस्क को लेके तो अभी हम डेट को लेके तो बहुत सारी बातें अलग अलग चैप्टर्स में करनी है, पर एक बड़ा खतरनाक रिस्क है। अच्छा, दूसरी बात आपके दिमाग में एक ये हो सकता है आ रही हो कि सर फाइनेंशियल रिस्क में तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। आगे चल के जब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें पता है कि प्रेफरेंस वालों को भी हमें एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना होता है। जैसे आउटसाइडर्स को फिक्स रेट से इंटरेस्ट देते हैं, प्रेफरेंस वालों को फिक्स रेट से डिविडेंड देते हैं। तो हम फाइनेंशियल रिस्क में एक और कंपोनेंट और जोड़ देंगे अभी, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर की जहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, इसलिए अभी हमने सिर्फ यहां पर इंटरेस्ट ही लिखा है। नोट कीजिए, मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड अभी ना कंसिडर करने के पीछे एक ही रीजन है कि प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ ना कुछ टैक्स इंप्लीकेशंस भी हैं। तो मैं अगर अभी इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों अभी साथ साथ ले लूंगा ना तो आपके लिए कंफ्यूजन पड़ जाएंगी। हम इस तरीके से करें ना कि हमारे लिए चीजें आसान हो ना कि मुश्किल, ठीक है। तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड को आगे चल के सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उस पर भी बहुत सारे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने 4 नोट्स लिख लिए थे, अब हम लिखेंगे नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 के 3 कॉलम बनाइएगा। पहला कॉलम रिस्क, दूसरा कॉलम रीजन, तीसरा कॉलम मेजरमेंट टूल। मेजरमेंट टूल। पहला रिस्क हमने कौन सा देखा इस चैप्टर में, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क एराइज किसकी वजह से हुआ, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से या सिंपली फिक्स कॉस्ट की वजह से, फिक्स सैलरी, फिक्स रेंट, डिप्रिसिएशन। दूसरा रिस्क हमने कौन सा देखा, फाइनेंशियल रिस्क। और ये फाइनेंशियल रिस्क किसकी वजह से अराइज हुआ, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। हालांकि प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से भी ये रिस्क अराइज होता है, लेकिन हमने कहा था कि प्रेफरेंस डिविडेंड को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अगर हम इन दोनों रिस्क के कंबाइंड इंपैक्ट को एनालाइज करना चाहें तो फिर एक और रिस्क निकल आएगा जिसका नाम क्या होगा, कंबाइंड रिस्क। ये कोई सेपरेट रिस्क नहीं होता, इन दोनों का समेशन ही है। तो इसलिए इसका रीजन क्या होगा, कंबाइंड रिस्क अराइज होगा इन दोनों की वजह से, फिक्स कॉस्ट एज वेल एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम यहां पर देख सकते हैं बेसिकली ये तीसरा रिस्क इन दोनों का समेशन ही है। नहीं, अब ये जो चैप्टर है लिवरेजेस या लेवरेजेस, ये चैप्टर हमें इन तीनों रिस्क को मेजर करने के लिए टूल देता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस रिस्क को मेजर करने के लिए जो ये चैप्टर टूल देता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या सिंपली ऑपरेटिंग लेवरेज। इसको शॉर्ट में हम DOL कह देते हैं, डॉल में से एक एल माइनस कर देना, मतलब एक एल कम कर देना। ऐसे ही फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए ये चैप्टर जो टूल देता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज या फिर सिंपली फाइनेंशियल लिवरेज, और इसको हम शॉर्ट में DFL लिख देते हैं। ऐसे ही इसको मेजर करने के लिए जो ये चैप्टर टूल देता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज या सिंपली कंबाइंड लिवरेज, शॉर्ट में DCL बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम एक एक करके इन तीनों टूल्स को डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कैसे रिस्क मेजर होता है। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में थोड़ा लिखेंगे, फिर उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैं उसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर DFL, फिर DCL, और उसके बाद फिर हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे ताकि हमने जो सीखा है, जो समझा है, उसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई होते हुए भी देखें। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात करूं। इसको पहले नोट कीजिए आप।
चलिए अब ना आप हेडिंग डालिएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में, इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, फिर समझेंगे, फिर ऐसे ही डीएफएल, फिर डीसीएल, और फिर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बताएंगे। तो आप हेडिंग डालना, आप पहला लीवरेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 1, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज या फिर डीओएल, इसको सिंपली ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोल दिया जाता है। लिखिएगा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का एक और नाम भी होता है ऑपरेटिंग रिस्क। बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क is measured with the help of degree of operating leverage. It is calculated as under, इसका फॉर्मूला क्या है, DOL is equals to contribution upon EBIT और percentage change in EBIT upon percentage change in sales। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स भी लिखेगा। नोट नंबर 1, operating leverage is associated with इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इस पर एमसीक्यू बन सकता है इस लाइन पर। ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फुल स्टॉप। इट इज कॉस्ट ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग expenses in the company। Higher the DOL, higher the operating risk। Point number 3, if DOL is equals to 1, then we can say that operating risk is nil। बट ये सिचुएशन ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। इसको नोट कर लीजिए प्लीज, फिर अब इस पर बात करना शुरू करेंगे। देखो जैसे कि आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे डीओएल के दो फॉर्मूलाज लिखे हैं।
ऐसे ही डीएफएल के भी 2 फॉर्मुलाज लिखेंगे, डीसीएल के तो रादर 3 फॉर्मुलाज लिखेंगे, लेकिन हमारा बेसिक डिस्कशन, मेन डिस्कशन आज रहेगा इस बेसिक वाले फॉर्मूला पर। इस वाले फॉर्मूला को हम डीपली एनालाइज करेंगे सेकंड और थर्ड क्लास में, और फिर इन दोनों फॉर्मूलाज को ना कनेक्ट करेंगे, और जब ये कड़ियां जुड़ेंगी ना तब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक अलग ही लेवल पे जाएगी, दिल से आवाज आएगी यार मजा आ गया। लेकिन आज हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, इस वाले फॉर्मूला पर। इस वाले फॉर्मूला की ना हल्की सी झलक लेंगे, अच्छा ये कुछ कनेक्ट इस तरीके से होंगे, लेकिन मेन डिस्कशन आज इस वाले फॉर्मूला पर रहने वाला है। तो हम अब इन सारी बातें जो हमने लिखी हैं अभी, मैं अब एक एग्जाम्पल की मदद से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए जरा देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। अब नोटिंग आपको इसकी करनी हो तो आपकी मर्जी है, तो वैसे कर लेंगे तो बेहतर ही है, लेकिन आइए जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए 3 कंपनीज हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। इन तीनों का रेवेन्यू मान लीजिए सेम है, 15 लाख ईच। इन तीनों का वेरिएबल कॉस्ट भी मान लीजिए सेम है, 5 लाख ईच। कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन तीनों का सेम, क्योंकि दोनों का सेल सेम, वेरिएबल कॉस्ट सेम, तो कंट्रीब्यूशन भी ऑफ कोर्स सेम ही आएगा। लेकिन जो इनका फिक्स कॉस्ट का स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट है। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट एक्स की 9 लाख है, वाई की 5 लाख है, जेड की है ही नहीं। तो इनका ईबीआईटी क्या होगा, इसका ईबीआईटी 1 लाख, इसका ईबीआईटी 5 लाख, और इसका ईबीआईटी 10 लाख। मैं कह रहा हूं मारो गोली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को। क्या मुझे इतनी इंफॉर्मेशन देख के आप बता सकते हो कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिस्क किसका है? बता सकते हो मुझे? इन तीनों कंपनीज में सबसे ज्यादा रिस्क है एक्स लिमिटेड का। कारण क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट है। सोचो एक्स लिमिटेड जो है ना, इसको तो कम से कम 9 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना ही कमाना है अगर ये चाहता है कि इसका लॉस ना हो। क्योंकि अगर ये कंट्रीब्यूशन मान लो 9 लाख रुपए से कम का होता, से 8 लाख रुपए का होता, तो ईबीआईटी ना नेगेटिव आ जाता। मतलब इसको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाना है इन तीनों में। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं कमाया 9 लाख तक, तो उस 9 लाख से नीचे कमाया तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा जेड देखो, जेड कहता है मेरे को तो फिक्स कॉस्ट की चिंता ही नहीं है, मैं जितना कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा सबका सब मेरा ईबीआईटी, बिकॉज मेरा फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। तो इन तीनों में समझ में आता है कि सबसे कम रिस्की कौन है, जेड लिमिटेड। सबसे ज्यादा रिस्की कौन है, एक्स लिमिटेड। और इसका रिस्क कह सकते हैं इन दोनों से मॉडरेट है। मतलब रिस्क तो इसका भी है, इसको भी कम से कम 5 लाख रुपए का तो कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा, नहीं कमाया तो फिर ईबीआईटी इसका भी नेगेटिव हो सकता है अगर मान लो 4 लाख का या 4.5 लाख का कंट्रीब्यूशन कमाया। तो ऑफ कोर्स अगर फिक्स कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा है तो उसको कम से कम उतना तो कंट्रीब्यूशन कमाना ही पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट को पहुंचने के लिए। उतना नहीं कमाया तो नुकसान हो जाएगा। अब मैं इसी को अगर नंबर में कन्वर्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहां पर डीओएल निकाल दूं। डीओएल का फिलहाल फॉर्मूला बताओ हमने क्या लिखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। यही फॉर्मूला लिखा ना पीछे, हमने फॉर्मूला लिखा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसका मतलब ये हुआ 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपए। जब हम डीओएल निकालते हैं तो टाइम्स में निकालते हैं, तो ये कितना टाइम्स निकल के आ जाएगा, 10 टाइम्स। ऐसे ही इसका अगर हम देखें 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये आ गया 2 टाइम्स। ऐसे ही इसका 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, ये कितना आ गया, सिर्फ 1 टाइम। अब ये नंबर क्या डिनोट करते हैं? अभी हमने ये बात कंक्लूड की थी कि x की फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा है इसलिए x का सबसे ज्यादा रिस्क है, और z की फिक्स कॉस्ट क्योंकि है ही नहीं तो इसलिए इसका रिस्क सबसे कम होना चाहिए। और डीओएल भी देखो उसी की सबसे ज्यादा, ये इसका सबसे ज्यादा रिस्क है, और सबसे कम किसकी आई है, जिसका सबसे कम रिस्क है। ध्यान रहे डीओएल 1 से कम नहीं हो सकती, और मैक्सिमम तो कितनी मर्जी करा लो 1 से कम नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? आप अगर देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फॉर्मूला याद करने का तरीका पता है क्या है? डीओएल जो है कौन सा रिस्क एनालाइज करती है, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क किसकी वजह से राइज हुआ, फिक्स कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या होता है इनकम स्टेटमेंट में? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या होता है? ईबीआईटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फिर से बोलता हूं, हमारा डीओएल कौन से रिस्क को मेजर करता है? बिजनेस रिस्क को। और बिजनेस रिस्क किसकी वजह से अराइज होता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है? ईबीआईटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अच्छा, हमारा न्यूमरेटर कंट्रीब्यूशन है, डिनोमिनेटर हमारा ईबीआईटी है। आप हमेशा ये बात समझें, ईबीआईटी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कंट्रीब्यूशन के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी कंट्रीब्यूशन से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा क्यों? भाई कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, ईबीआईटी को या तो वो कम करेगी, और अगर फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो एटमोस्ट वो ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन के बराबर होगी। मतलब ये डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी लेस देन न्यूमरेटर, EBIT will always be less than contribution. At most it can be equal to contribution, but it cannot be more than contribution. तो सर फिर से एक बार बोलो। देखो अब सीधे सीधे फॉर्मूला हमारा जो है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन हमारा न्यूमरेटर है और ईबीआईटी हमारा डिनोमिनेटर है। हमने कहा कि कंट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा ईबीआईटी से ज्यादा होगा, या ये कहें कि ईबीआईटी हमेशा कंट्रीब्यूशन से कम होगा। लेकिन कोई रेयर सिचुएशन अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है, एटमोस्ट यही हो सकता है, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन से ज्यादा आ जाए। भाई फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद हमारा ईबीआईटी बढ़ेगा, थोड़ी कम ही होगा ना। और अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो एटमोस्ट बराबर हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो फॉर्मूला है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। या फिर अगर होगा भी तो क्या होगा? न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर, अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझते हो ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर या ज्यादा होगा या बराबर होगा डिनोमिनेटर के, लेकिन कभी भी न्यूमरेटर कम नहीं हो सकता। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा होगा तो ये हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। बट किसी रेयर सिचुएशन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो ये 1 ही आ सकता है। मतलब डीओएल हद से हद अगर गिरेगी तो 1 तक पहुंचेगी, 1 से कम नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं हो सकती। और 1 मतलब देयर इज नो बिजनेस रिस्क। प्रैक्टिकली ये होता नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं, अगर मान लो ठेले पर भी कोई सब्जियां बेच रहा है ना, उसका भी पता है फिक्स कॉस्ट है। उसका फिक्स कॉस्ट क्या है? जो वो ठेला उसने लगा रखा है उसका डेप्रिसिएशन, जो तराजू उसके पास होगा उसका डेप्रिसिएशन, उसका भी फिक्स कॉस्ट हो सकता है। उसने किसी के साथ हफ्ता बांध रखा हो वहां पे अपना सब्जियां वगैरह लगाने का, मतलब उसकी भी फिक्स कॉस्ट है। और क्योंकि उसकी भी फिक्स कॉस्ट है तो सोचो इस छोटे स्केल पे भी फिक्स कॉस्ट है, तो बड़े स्केल पे तो पता नहीं कितनी फिक्स कॉस्ट होती होंगी। तो ये वाली सिचुएशन थोड़ी सी रेयर है जहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी बराबर बराबर दिखे। ठीक है, तो हमने यहां पर कंक्लूजन क्या निकाला? हायर द रिस्क हायर द रिस्क हायर द ड्यूएल, या कहीं हायर द ड्यूएल हायर द रिस्क। तो ये बात अगर सपोज मैं आपको नहीं दिखाऊं, सपोज मैं आपको ये बात नहीं दिखाऊं कि हमारी क्या फिक्स कॉस्ट है, आप सिर्फ ये नंबर देख के बता सकते हो? क्या आप नंबर देख के बता सकते हो कि किसका रिस्क ज्यादा है? बिल्कुल बता सकते हैं। और जिसका ड्यूएल 1 है इसका मतलब उसका फिक्स कॉस्ट 0 है। अच्छा, क्या ये इतना देखकर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखकर क्या आप फिक्स कॉस्ट भी बता सकते हो? हाँ, आप फिक्स कॉस्ट भी बता सकते हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस इज फिक्स कॉस्ट। 10 लाख माइनस 1 लाख, अरे 10 लाख इज कॉन्ट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख का फिक्स कॉस्ट था, 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट था, 10 लाख में 10 लाख, 0 का। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बेसिकली क्या है? नथिंग बट फिक्स कॉस्ट। इसको नोट करना है तो फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। चलिए आइए और भी कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। देखो, जैसे हमने पीछे देखा कि डीओएल के 2 फॉर्मूलाज हैं, और जैसे मैंने कहा था कि इस वाले फॉर्मूला को हम आने वाली क्लासेस में ना काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। मुझे लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा इस वाले फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने में। लेकिन स्टिल इसका एक रफ आइडिया आज ले लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दोनों फॉर्मूलाज कनेक्टेड हैं आपस में। हमारा मेन डिस्कशन वैसे कौन से वाले फॉर्मूला पे रहेगा आज की क्लास में? इस वाले पे। और इसको अभी हम एक रफ आइडिया इसका ले लेते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल की मदद से बात करते हैं। जो पीछे भी हमने डेटा लिया, वाई लिमिटेड का डेटा ले लेते हैं। वाई लिमिटेड का सेल्स कितना था? 15 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 5 लाख। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना आया? 10 लाख। वाई का फिक्स कॉस्ट शायद 5 लाख था, और ईबीआईटी हमारा आ गया 5 लाख। ठीक है जी। अब मुझे बताओ डीओएल कितना? डीओएल का आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना,
डीओएल किसके रिस्क को मेजर करता है? बिजनेसेस। बिजनेसेस किसकी वजह से राइज हुआ? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या? ईबीआईटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है ना? फिक्स कॉस्ट के ऊपर न्यूमरेटर है, फिक्स कॉस्ट के नीचे डिनोमिनेटर है। 10 लाख अपॉन 5 लाख कितना हो गया? 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स क्या रिप्रेजेंट करता है? अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर साल में सेल 20% से बढ़ जाती है। सेल अगर 20% से बढ़ेगी तो 15 लाख का 20% होता है 3 लाख रुपए, ये सेल हो जाएगी 18 लाख। और हम जानते हैं कि सेल्स अगर 20% से बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी चुप नहीं बैठेगी, वो भी 20% से ही बढ़ेगी, बिकॉज वो उसी के प्रोपोर्शन में, सेल्स के प्रोपोर्शन में ही बढ़ती है। 5 लाख का 20% हो जाता है 1 लाख, मतलब ये हो जाएगी 6 लाख, और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 12 लाख। और फिक्स कॉस्ट तो बेचारी सेम ही रहती है, फिक्स कॉस्ट के तो नाम में ही फिक्स्ड है, और ये हो गया 7 लाख रुपीज। अब आप देखो हमारा ईबीआईटी बड़ा है, रुपयों में देखोगे तो 2 लाख से बड़ा है, लेकिन अगर यही परसेंटेज में निकाल के देखोगे तो परसेंटेज में देखोगे चेंज आया है 2 लाख का, ओरिजिनल था 5 लाख, 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 40% का बदलाव आया है। मतलब जितना सेल का बदलाव है ना, उसका दुगना बदलाव ईबीआईटी में आया है। डीओएल 2 टाइम्स है, दुगना। 2 टाइम्स मतलब क्या है? डीओएल 2 का क्या मतलब है? एवरी 1% चेंज इन सेल विल ब्रिंग 2% चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है? अच्छा, अगर मैं इस वाले फॉर्मूला में भी देखो, अगर आप परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना निकाला अभी हमने? 40, डिवाइड बाय परसेंटेज इन सेल्स कितना? 20, 40 अपॉन 20 कितना हुआ? 2 टाइम्स। लेकिन इस वाले फॉर्मूला के लिए जरूरी है कि हमें 2 लेवल्स पता हो, तब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। ये वाला फॉर्मूला के लिए एक ही लेवल पे काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो एक और यहां पर देखते हैं, एक बार गिरा के देखते हैं। ओरिजिनल सेल 15 लाख, इस बार 10% से गिराते हैं, 10% से गिराते हैं। अगर हम 10% से सेल गिराएंगे तो ईबीआईटी दुगना, ईबीआईटी 20% से गिरेगी। एक बार चेक करते हैं, 15 लाख का 10% हो गया 1.5 लाख रुपए कम, मतलब 13.5 लाख, 13,50,000 का सेल्स अगर हम 10% से गिराते हैं। 5 लाख का 10% है 50,000, भाई सेल अगर 10 से गिरेगी तो वेरिएबल भी 10 से गिरेगी, तो ये हो जाएगी 4.5 लाख, ये हो गया 9 लाख। फिक्स कॉस्ट 5 लाख, कितना हो गया? 4 लाख। अब आप चेक कर लो, ये गिरावट है -10%, और तो ये वाली गिरावट चेक करो कितनी है? 1 लाख का चेंज, ओरिजिनल 5 इंटू 100, कितनी गिरावट है? 20% की गिरावट है, 20% की गिरावट है, दुगनी। 10 का दुगना 20। तो आप मेरी बात समझे कि DOL 2 टाइम्स का क्या मतलब है? एवरी 1% चेंज इन सेल्स विल ब्रिंग 2% चेंज इन EBIT। चेंज बोला है, अगर इंक्रीज करोगे सेल तो इंक्रीज भी दुगना होगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज भी दुगना होगा। अब आप सोचो मैं क्यों कह रहा हूं DOL 10 का मतलब बहुत रिस्क है, जितना ज्यादा DOL उतना रिस्क। पीछे वाले एक डेटा को अगर हम देखें ना, ए लिमिटेड का DOL 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स का मतलब समझते हो? एवरी 1% चेंज इन सेल विल ब्रिंग 10% चेंज इन EBIT। सेल ऊपर जा रही है तो फिर तो नाचने वाला टाइम है। क्यों? सेल अगर 1% से बढ़ेगी, EBIT 10% से बढ़ेगा। सेल 10% से बढ़ेगी, EBIT 100% से बढ़ेगा, 10 गुना। लेकिन गिरावट, अगर सेल 10% से गिरी तुम्हारा EBIT पूरा खत्म, 100% से खत्म, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा EBIT। तो तभी बोलते हैं कि DOL जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिस्क है। ठीक है, फिलहाल ये परसेंटेज चेंज वाले बातों पे ना मुझे अभी अलग से बहुत अच्छे से डिटेल बातें करनी है, इसको नहीं भी नोट करोगे चलेगा, पर बच्चों को लगता है कि सर ये थोड़ा सा ये DOL क्या बताता है, वो फिर थोड़ा सा उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया। लेकिन इस पर अभी हमें इन डेप्थ बात आगे चल के करनी है। इसको फिर भी अगर आपको लगता है नोट करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो मैं आपको दे देता हूँ 30-40 सेकेंड दे देता हूँ, नोट कर लो इसको। इसमें हमारा EBIT कितने से गिरा? 20% से। सेल्स कितने से गिरा? 10% से। 20 अपॉन 10, DOL कितना आया? 2 टाइम्स। 40 अपॉन 20, DOL कितना आया? 2 टाइम्स। तो अगर आप देखोगे तो ये परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगाने के लिए ना आपको 2 पीरियड का डेटा चाहिए होगा, कंपैरेटिव चाहिए होंगे।
अगर 2 पीरियड नहीं है आपके पास तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा नहीं पाओगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमें एक ही पीरियड से काम चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा मेन फोकस ये वाला फॉर्मूला ही है। चलिए आइए, हमारा फर्स्ट नोट ये डिस्कस करना है हमें, ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ये लाइन हमारे स्टडी मटेरियल की है, मैंने बुक में भी इसका क्वेश्चन डाल दिया है, इस पे एमसीक्यू आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्या मतलब है इसका? देखो पीछे याद करो, मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हम एक दुकान से दूसरी दुकान खोलते हैं, जैसे ही आप एक दुकान से दूसरी दुकान खोलोगे तो दूसरी दुकान का किराया शुरू हो जाएगा, अगर वो रेंट पर है, वहां पर भी स्टाफ रखना पड़ेगा फिक्स सैलरी पर, वहां का बिजली का बिल भी आना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे ही हमने एक और आउटलेट, एक और दुकान खोलने की, एक इन्वेस्टमेंट और करने का सोचा, तो उसकी कई सारी फिक्स कॉस्ट लगनी शुरू हो जाएंगी। वहां पर पता नहीं कितना फर्नीचर वगैरह रखवाओगे तो उस सबका डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे हमने कहा था ताज होटल अगर एक और होटल खोलेगा तो उस नए होटल में बड़े सारी फिक्स कॉस्ट लगनी शुरू हो जाएंगी। एक और होटल की इन्वेस्टमेंट जैसे ही करोगे, अगर वो होटल आपने रेंट पे लिया है प्रीमाइसेस, जो भी जहाँ जो बिल्डिंग है जहाँ पे होटल चला रहे हो, तो उसका लीज रेंटल देना पड़ेगा, वहाँ पे पता नहीं कितना स्टाफ रखना पड़ेगा, इतना सारा फर्नीचर वगैरह, इतना सारा वहाँ पर इंटीरियर वगैरह, उन सब का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, बिजली का बिल भी आएगा। तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट अराइज होता है, क्यों अराइज होता है? क्योंकि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करी। अगर मान लो टाटा स्टील या कोई भी स्टील कंपनी एक 200 करोड़ का प्लांट लगाना चाहती है, और भाई 200 करोड़ का प्लांट लगा देगी तो 200 करोड़ के हिसाब से फिर फिक्स खर्चे भी तो आएंगे। 200 करोड़ के एसेट्स अगर लगे हैं तो सोचो डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से आएगा, अंदर वर्कर भी उसी हिसाब से होंगे, बड़ी प्रीमाइसेस है तो बिजली का बिल भी उसी हिसाब से आएगा, बड़ा जगह है तो उसका किराया भी उसी जगह से आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो एसोसिएटेड है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के साथ। इन्वेस्टमेंट अगर और करेंगे तो उस नई इन्वेस्टमेंट के बड़े सारे और फिक्स खर्चे निकलने शुरू हो जाएंगे। जितने बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट करोगे उतने बड़े स्केल पे फिक्स खर्चे आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, हायर द डीओएल हायर द ऑपरेटिंग रिस्क, ये बात हमने कर दी है। डीओएल अगर 1 हो तो हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग रिस्क नहीं है, पर ये बात थियोरेटिकल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कि हमने कहा कि बिजनेस छोटे से छोटा भी होगा, उसकी भी कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट होगी। ये रिस्क ना रिड्यूस कर सकते हो आप, लेकिन एलिमिनेट कर पाना मुश्किल है। भाई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का अगर रेवेन्यू हिट होता है तो वो फिक्स कॉस्ट कम करने की सोचती है। अब आप देखो पीछे कितने रेस्टोरेंट्स थे कोविड की वजह से, जो कोविड से जो हुए, कितने रेस्टोरेंट्स बंद हुए, क्यों? उनका ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा था। भाई अगर आपका बिजनेस ही बंद करना पड़ जाएगा तो किराया चलता रहेगा। आपके अगर कुछ मान लो ऐसे वर्कर हैं जिन पे आप बहुत रिलायंट हो, तो वो अपने गांव ना चले जाएं, आपको उनको रोक के रखने के लिए चाहे काम नहीं भी हो रहा सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो बंद करो। इसलिए कितने सारे बिजनेसेस बंद हुए। सिनेमा हॉल का बिजनेस तो पूरा ही ठप हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, कहाँ वो काफी टाइम तक बंद रहा। इसका मतलब ये हुआ कि डीओएल जो है ना वो 1 होना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। ये रिस्क कम किया जा सकता है। आप अपने जैसे कंपनीज ने रिट्रेंचमेंट कर दिया, कई सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, भाई रिस्क कम करने का ही सोचा। कई कई जगहों से अगर बिजनेस नहीं आ रहा था वो वाले आउटलेट बंद कर डाले। रिस्क कम कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेट कर पाना है इसको मुश्किल है। ये एलिमिनेट तभी होगा जब आप बिजनेस बंद करोगे। ठीक है, और फिर तो फिर फायदा है कि बिजनेस ही बंद हो गया, फिर तो बात ही, फिर ये सब बातें थोड़ी होंगी। तो अब हम अपना नेक्स्ट लिखते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए हेडिंग डालेगा आप, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डीएफएल लिखिएगा। फाइनेंशियल रिस्क is measured with the help of DFL. Financial risk is measured with the help of DFL. It is calculated as under. DFL is equals to EBIT upon EBT or percentage change in EPS upon percentage change in
EBIT। नोट्स लिखिएगा। नोट नंबर 1, फाइनेंशियल लीवरेज is associated with financing activities। दूसरा नोट, higher the DFL, higher the financial risk। Financial risk can be avoided if management decides to raise funds through equity। इसको नोट कीजिए। चलिए, अब इसका भी फॉर्मूला आपको याद थोड़ी करना, आपको डीएफएल का फॉर्मूला लिखा हुआ ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डीएफएल कौन से रिस्क को मेजर करता है? फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क किसकी वजह से राइज हुआ? इंटरेस्ट की वजह से। अब ये इनकम स्टेटमेंट देख लो, इनकम स्टेटमेंट में देखो इंटरेस्ट कहां पर है? इंटरेस्ट ये रहा, इसके ऊपर ईबीआईटी, इसके नीचे ईबीटी। फॉर्मूला क्या बन गया? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो आपको ना बेसिकली उस लेवरेज से पूछना, भाई तू किसका रिस्क मेजर करती है, और वो लेवरेज बताएगी मैं इसका रिस्क मेजर करती हूँ। तो बस उसके ऊपर देख लो, उसके नीचे देख लो इनकम स्टेटमेंट में। डीएफएल फाइनेंशियल रिस्क मेजर करती है, फाइनेंशियल रिस्क मतलब इंटरेस्ट का रिस्क मेजर करती है। तो इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट के नीचे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। वहां डीओएल में क्या था? फिक्स कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन, उसके नीचे ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब मुझे ना फिर से ये वाला ऐसे मुझे फिर से ऐसा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं। अब आपको क्या देखना है? अब बस कंट्रीब्यूशन की जगह क्या है? ईबीआईटी। मान लो यहाँ पे ईबीआईटी, ये ईबीटी, बीच में इंटरेस्ट। तो अब ईबीआईटी अपॉन ईबीटी वही सब आएगा। हायर द लेवरेज हायर द रिस्क। यहाँ पे जितना ज्यादा डीएफएल होगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा। जैसे वहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट था, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का डिफरेंस क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इंटरेस्ट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्क बस बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिकली जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो 1 नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली जनरली नहीं हो सकता, लेकिन डीएफएल हो सकता है। डीएफएल क्यों हो सकता है? ऐसी पता नहीं न जाने कितनी कंपनियां हैं जो पूरा की पूरी 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है, उनके वहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर में है ही नहीं डेट। अगर डेट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ईबीआईटी और ईबीटी बराबर होगा। भाई ईबीआईटी जितना भी हो, मान लो 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट 0, ईबीटी भी 5 लाख, तो 5 लाख अपॉन 5 लाख 1। यहाँ 1 होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, हो सकता है, क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट को देखना है कि वो ये वाला रिस्क लेना चाहती है कि नहीं चाहती। जहां तक ऑपरेटिंग लेवरेज का सवाल है वहां तो लेना ही पड़ेगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस करोगे तो फिक्स खर्चे तो आएंगे। लेकिन जहां तक फाइनेंशियल लेवरेज का सवाल है ना, मैनेजमेंट चाहे तो इस रिस्क को बिल्कुल अवॉइड कर सकती है, बिल्कुल अवॉइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम अपनी फाइनेंशियल कैपिटल, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस वाले फॉर्मूला पर मैं भी बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ना अब कंफ्यूज हो गया, ये ईपीएस कहाँ से आ गया, तो इस पर मुझे सेपरेटली बात करनी है। अभी हम इसी पे स्ट्रिक्ट रहेंगे कि ये वाला फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, चलिए डीसीएल में लिखवाऊं, आप खुद ही बता दो मुझे फॉर्मूला क्या होगा, डीसीएल का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, ये किस रिस्क को मेजर करती है?
ये दोनों के रिस्क को मेजर करती है, इसके भी और इसके भी। कंबाइंड लेवरेज कंबाइंड रिस्क को मेजर करती है। कंबाइंड रिस्क मतलब फिक्स कॉस्ट भी इंटरेस्ट भी। फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट भी, इन दोनों के ऊपर कौन सी चीज है? इन दोनों के ऊपर कंट्रीब्यूशन। क्या कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के भी ऊपर है? क्या कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट के भी ऊपर है? हाँ, इन दोनों के ऊपर कौन है? कंट्रीब्यूशन। इन दोनों के नीचे क्या है? ईबीटी। तो इसका फॉर्मूला, डीसीएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि डीसीएल कंबाइंड लेवरेज जो है कंबाइंड रिस्क को मेजर करेगी, और कंबाइंड रिस्क जो है मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। ऐसी कौन सी चीज है जो फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर है? ईवीआईटी तो नहीं हो सकती ना, ईवीआईटी इंटरेस्ट के तो ऊपर है लेकिन फिक्स कॉस्ट के नीचे। दोनों के ऊपर कौन है? कंट्रीब्यूशन। दोनों के नीचे कौन है? ईबीटी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डीसीएल का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। यहां पर भी सेम कंक्लूजन, हायर द डीसीएल हायर द रिस्क। ठीक है, लिखिए जी। हमारा अब अगला पोर्शन है डीसीएल के बारे में। लिखिए थर्ड, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज डीसीएल। कंबाइंड रिस्क मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट is measured with the help of DCL. It is computed as under DCL is equals to contribution upon EBT, और इसका एक और फॉर्मूला है DOL इंटू, ध्यान रखना प्लस नहीं है, इंटू है, इंटू DFL। और वो परसेंटेज वाला भी फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EBS, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसमें एक ही नोट लिखेगा, हायर द DCL हायर द कंबाइंड रिस्क, हायर द DCL हायर द कंबाइंड रिस्क। अच्छा, एक स्टूडेंट को फॉर्मूला में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। आप देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर है? कंट्रीब्यूशन है। और ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के नीचे है? ईबीटी है। भाई ईबीटी अगर इंटरेस्ट के नीचे है तो ऑटोमेटिकली फिक्स कॉस्ट के भी तो नीचे होगा ना। अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के ऊपर है तो इंटरेस्ट के भी तो ऊपर ही है ना। दोनों के ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन। दोनों के नीचे क्या है? ईबीटी। और इससे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। हमने अभी ना इंटरप्रिटेशन पे सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया लिया, जो पीछे मैंने आपको परसेंटेज चेंजेस जो लिख के दिखाया। अभी इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन, जैसे मैंने बताया, आने वाली क्लासेस में करेंगे। अभी हम बेसिकली एक ही फॉर्मूला पर जो है डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक वाले पर। इन पर तो हमने अभी बात करी ही नहीं है। आप यही मानना जो पीछे बात भी करी वो एज इफ नहीं करी। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको एक लॉजिकल बातें आप सोच पाए दिमाग में, इसलिए वो सब बताया। आगे चल के करेंगे ये डिस्कशन। अब यहाँ पर एक तीसरा फॉर्मूला निकल आया, DOL मल्टीप्लाइड बाई DFL। आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो आपको प्लस करना था, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? चलिए आइए देखते हैं। मुझे पहले ये बताइए DCL का फॉर्मूला क्या? सर DCL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ऐसा ही होता है। 2 मिनट देख लो पहले। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कंट्रीब्यूशन, मैं थोड़ा यहां ले आया,
और मैं ऊपर नीचे ना EBIT से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? बताओ, बात वही है, मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या लिखा है, इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या लिखा है। ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा भाई, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT तो लिखा है, मैंने बस ऊपर और नीचे EBIT से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला क्या बन गया सर? ये फॉर्मूला तो DOL का फॉर्मूला है, और ये वाला फॉर्मूला किसका है भाई? फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन, नीचे EBIT DOL। इंटरेस्ट के ऊपर क्या आता है? EBIT। इंटरेस्ट के नीचे क्या आता है? EBT DFL। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये DFL का फॉर्मूला है। तो देखा जाए तो हमने DCL का एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया, DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? हमने अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है DOL की, DFL की, DCL की, और उनके बेसिक फॉर्मूलाज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, EBIT अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। DCL का एक और एडिशनल फॉर्मूला DOL और DFL का मल्टीप्लिकेशन। परसेंटेज चेंजेस वालों पर अभी हमने ज़्यादा बात नहीं करी है। अभी हमने जितनी बात करी है, अब हम उस पर पहले थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारी थोड़ी सी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़े, और फिर जब हम उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम और लॉजिकल डेरिवेशन और लॉजिकल बातें करेंगे, जिससे हमारा, जैसे मैंने कहा ना, आज से सेकंड थर्ड क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का लेवल बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर होगा, आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आने वाली है। इसको अगर नोट करना तो कीजिए, फिर हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अब आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा, इस चैप्टर के हम MCQ सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से वो स्टूडेंट्स जो YouTube पे इस चैप्टर को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए हमने इस चैप्टर का जो MCQs का PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सके तो प्रिंट आउट ही निकाल लेना, बिकॉज इसके सारे के सारे MCQ, जितने भी MCQs आपको दिख रहे हैं नोट्स में, सबके सब हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। और इवन अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे ना, वहां पर हमने इस चैप्टर का लेवरेजेस के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, आने वाली वीडियोस भी सारी उसमें ऐड होती जाएंगी। तो लेवरेजेस से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनका तो मैं क्लास वर्क और होमवर्क रजिस्टर प्रॉपर लगवाता हूँ। जो मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, आप भी प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप ये चैप्टर को देखें तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ताकि जब आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो ना, तो आपको बार बार वीडियोज रेफर ना करनी पड़े रिविजन के लिए। नोट्स से ही आप आराम से रिविजन कर पाएंगे। नोट्स हम बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं इतने तरीके से बनाएं कि आपको बार बार वीडियोज ना देखनी पड़े, एक ही बार वहाँ से पूरा का पूरा आप गो थ्रू करेंगे, सारी की सारी बातें आपको याद आना शुरू हो जाएंगी। तो बिना टाइम खराब करें चलिए स्टार्ट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ ₹40 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 25 lakhs, फिक्स कॉस्ट 6 lakhs, 10% डेट दे रखा है 30 lakhs का, इक्विटी कैपिटल 45 lakhs है, और हमसे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए कहा है। देखो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले ना आप इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। इनकम स्टेटमेंट बनाते ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके बिल्कुल सामने आ जाएगी, फिर वो जो कैलकुलेट करने के लिए कहेगा वो हम कैलकुलेट करके दे देंगे उसको। नहीं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट। हमें सबसे पहले दी हुई है सेल्स, कितनी है 40 lakhs। बार बार आगे लैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर एक ही साथ लिख दो इन लैक्स, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 25 lakhs की, ये आ गया अपना कंट्रीब्यूशन 15 lakhs का, माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 6 lakhs, ये आ गया अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 9 lakhs, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। हमें कहा है कि 10% डेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट 10% का है, डेट का अमाउंट 30 लाख है, 30 लाख का 10% निकाल देंगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए। ये हमारा आ गया EBT 6 लाख। टैक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है और ना ही हमें चाहिए। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए फिलहाल हमें ना तो टैक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए ना इसने दे रखी है, तो अपनी इनकम स्टेटमेंट हम यहीं पे ही खत्म कर देते हैं। अब इसने हमसे मांगा है सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज। मैंने कहा था आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज कौन से वाले रिस्क को मेजर करता है? इस फिक्स कॉस्ट के रिस्क को मेजर करता है। इसके ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन, और इसके नीचे क्या है? EBIT। फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पर कितने का है? 15 का, और EBIT है 9 का। आइए जरा
15 को डिवाइड करें 9 से, ये आ रहा है 1.666666। अब ना हमें पहले चेक करना है कि जो हमारे मल्टीपल चॉइस आंसर्स दिए हुए हैं वो कितने प्लेसेस तक दे रखे हैं डेसिमल के बाद। अगर आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस हैं, बी और सी के ऑप्शन में देखोगे तो 2 प्लेसेस हैं, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी 2 प्लेसेस तक दिखा देंगे 1.67 टाइम्स। वैसे तो 6666 है, आपको आता ना राउंड ऑफ करना, क्योंकि सेकंड प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो थर्ड प्लेस पे देखेंगे 5, अगर 5 से ज़्यादा होगा तो हम फिर 6 की जगह 7 लिख देंगे, इतना तो पता ही होगा आपको। चलिए इसके बाद है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज जो है ये किस रिस्क को मेजर करता है, इस इंटरेस्ट के रिस्क को मेजर करता है। इसके ऊपर क्या है EBIT, इसके नीचे क्या है EBT, फॉर्मूला क्या बन जाएगा EBIT अपॉन EBT। ये हो गया 9/6। 9/6 का मतलब हो जाता है 1.5 टाइम्स। ठीक है, अब जरा देख लो हमारे जो आंसर्स हैं, 2 आंसर होने चाहिए 1.67 1.5। 1.67 और 1.5 जो है B इज द आंसर। ठीक, इसको नोट करें, फिर हम चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स 25 lakhs, फिक्स कॉस्ट 7,50,000, वेरिएबल एक्सपेंसेस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट कहता है सेल्स का कितना परसेंटेज है, 50% है। हमसे इसने ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए कहा है, कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स 25 lakhs माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कहता है सेल्स का 50% है, तो 25 लाख का 50% हो जाता है 12.5 लाख रुपए। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन, कितना आया 12.5 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितने की है 7,50,000। ये आ गया अपना EBIT। कितना EBIT हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख। अच्छा वैसे ना इसने मान लो चलो आगे की इंफॉर्मेशन दे भी नहीं रखी, आगे की इनकम स्टेटमेंट बन पाए, पर मान लो इसने अगर आगे की इंफॉर्मेशन दे भी रखी होती ना, मैं फिर भी आगे नहीं करता। कारण इसने हमसे ऑपरेटिंग लेवरेज मांगा है, और ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, कंट्रीब्यूशन और EBIT। तो आगे की इंफॉर्मेशन दे भी रखी होती तो हमारे लिए बेकार थी। ठीक है, चलिए अब हमसे यहाँ पे इसने मांगा है ऑपरेटिंग लेवरेज, वो हम निकाल के दे देते हैं इसको। ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs। कैलकुलेट करें भाई, 12.5 लाख डिवाइड बाय 5 lakhs, ये आता है 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स ऑप्शन में है, जी हाँ, C इज द आंसर। ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5 टाइम्स आया, ये कुछ इंटरप्रेट करता है। अगर आपको पिछले वाला वीडियो याद हो तो हमने एक रफ आइडिया लिया था कि 2.5 टाइम्स का क्या मतलब है, एवरी 1% चेंज इन सेल्स विल ब्रिंग 2.5% चेंज इन EBIT। ऐसे ही DFL या DCL जो निकल के आता वो भी कुछ इंटरप्रेट करता है। हालांकि मैंने कहा था अभी आपको ना इनके इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा नहीं सोचना, जब मैं इनके ऑल्टरनेटिव्स फॉर्मूलाज डिस्कस हम जब करेंगे और कनेक्ट करेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन जो है सही मायनों में समझ में आना शुरू होगा। अभी इंटरप्रिटेशन को लेकर दिमाग में बिल्कुल जोर नहीं डालेंगे, अभी हम बेसिक कैलकुलेशन पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बोली भी थी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 ना बिल्कुल ऑलमोस्ट 2 जैसा ही है। वैसे तो मुझे होमवर्क दे देना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 को, बट चलो अभी आप ट्राई कर लो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो आप।
मुझे कई आंसर्स भी आना शुरू हो गए हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, या बिल्कुल ठीक है, बी बिल्कुल ठीक आंसर है, 3 टाइम्स है इसका आंसर। चलिए हम भी इसे सॉल्व कर ही लें क्या। क्वेश्चन नंबर 3, सेल्स 30 lakhs माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 25%। तो 30 lakhs का 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 लाख रुपए, 7,50,000। कंट्रीब्यूशन 22,50,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 15 lakhs, और हमारा EBIT निकल आएगा 7.5 लाख का। और इसने हमसे मांगा है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। 22,50,000 अपॉन 7.5 लाख, ये करने पर 3 टाइम्स ही आ रहा है। ठीक है, मतलब सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो मेरे ख्याल से सबने ठीक कर ही लिया होगा 3 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंप्यूट कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। इसने हमसे मांगा है कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज मांगा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है, और हमसे कंबाइंड लेवरेज इसने मांगा है। अब पहले तो मुझे ये बताइए कंबाइंड लेवरेज का क्या फॉर्मूला होता है। कंबाइंड लेवरेज जो है वो कंबाइंड रिस्क को मेजर करता है। मतलब इनकम स्टेटमेंट में ऐसी कौन सी चीज जो फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट दोनों के ऊपर होता है कंट्रीब्यूशन, और दोनों के नीचे होता है EBT। फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, याद है पिछले वाला वीडियो। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, हमने कहा भाई आप ना दिमाग मत निकाला हो ज्यादा, जो इनकम स्टेटमेंट जितनी बन सकती है बना डालो। भाई हमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे नहीं रखी, हमें चाहिए भी नहीं। हमें DCL की फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन और EBT चाहिए होता है, तो हमें तो चाहिए भी नहीं। तो कंट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट करो। कंट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या दिक्कत है, लिख तो लो कम से कम, माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाता है क्या, EBIT। इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, और फिर आता है EBT। हमें DCL के लिए एक तो चाहिए कंट्रीब्यूशन, दूसरा चाहिए EBT, यही 2 चीजें चाहिए ना अपने को। तो अच्छा, अब जो जो दे रखा है वो पुट कर लो। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें EBIT दे रखा है। EBIT दिया हुआ है 10 लाख रुपए का, मतलब हमें ये चीज दे रखी है। और क्या दिया है, हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है 20 लाख रुपए की। हमें EBT दिया हुआ है 8 लाख रुपए का। DCL के फॉर्मूला में मुझे इंटरेस्ट चाहिए नहीं, पर वैसे भी अगर आपको वैसे ही निकालना हो तो बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है 2 लाख रुपए। इसको निकाल के हमें कुछ मिल नहीं जाएगा वैसे। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन निकल सकता है। भाई जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो माइनस होने वाली चीज माइनस होती है, प्लस होने वाली चीज प्लस होती है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो उल्टा कर देते हैं। भाई 20 लाख रुपए माइनस करने के बाद भी 10 लाख का EBIT बच गया, तो पक्का कंट्रीब्यूशन 30 लाख ही होगा। या फिर जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये माइनस वाली चीज इसमें प्लस कर देंगे, मतलब 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 लाख। बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई है। अब अपना कंबाइंड लेवरेज का कैलकुलेशन कर लीजिए आप। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, 30 लाख अपॉन 8 लाख, 30 लाख अपॉन 8 लाख, 3.75 times. D is the answer. इसको नोट कीजिए प्लीज। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा प्लीज। देखो ये जो वर्ड है ना फिक्स कॉस्ट, ये बेसिकली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए ही यूज होता है।
मतलब ये कि फिक्स कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। हम जब फिक्स कॉस्ट बोलते हैं तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ही हमारा रेफरेंस होता है। कई बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं सर इंटरेस्ट भी तो फिक्स कॉस्ट होता है, तो इस फिक्स कॉस्ट के अंदर तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए। नहीं, इंटरेस्ट हम उसके अंदर नहीं मानते, हम सिर्फ यही मानते कि वो ऑपरेटिंग वाली फिक्स कॉस्ट है। अब कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको 3 इंफॉर्मेशन दे देगा। वो कहेगा फिक्स कॉस्ट, सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखेगा, फिर लिखेगा डिप्रीसिएशन और फिर लिखेगा इंटरेस्ट। तो इस वाली फिक्स कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन सी वाली कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी क्या एक ऑपरेटिंग कॉस्ट ही होता है? हाँ, बिजनेस ऑपरेशन चलाएंगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, एसेट तो वेयर एंड टियर होगा। तो ध्यान रहे, फिक्स कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन तो होता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेकिन उस फिक्स कॉस्ट के अंदर हम ये नहीं मानते कि इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल कॉस्ट है, और जब भी हम फिक्स कॉस्ट वर्ड यूज करते हैं तो हमारा मतलब किससे होता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसमें मैं नोट लिखवा देता हूं आपको, लिखिएगा, नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। फॉर द पर्पस of this chapter, comma, fixed cost means fixed cost excluding interest। ध्यान रहे, उसमें क्या नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, बट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, पर डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का मतलब यहां पर किससे है, ऑपरेटिंग कॉस्ट से। इंटरेस्ट तो एक फाइनेंशियल कॉस्ट है, लेकिन ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एनुअल सेल्स ऑफ अ कंपनी इज ₹60 lakhs। सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये ध्यान रहे यहां पर वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स नहीं दे रखा, यहां पे कुछ और वर्ड्स लिखे हैं। सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये अलग मतलब है इस लाइन का। क्या मतलब है इस लाइन का? कह रहा है सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट इज 150%। मान लीजिए मेरा वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए का है, तो मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स उससे ज्यादा ही होगा ना। मेरा सेलिंग प्राइस मान लीजिए 15 रुपए का है, तो 10 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 15 रुपए का, तो मेरा सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट का कितना परसेंट है, 150% है। ध्यान रहे यहां पर सेल्स बताया है कि वेरिएबल कॉस्ट का इतना परसेंटेज है। जो पीछे क्वेश्चन किए थे वहां पे वेरिएबल कॉस्ट बताई थी कि सेल का इतना परसेंट है, यहां पे सेल बताया है वेरिएबल कॉस्ट का इतना परसेंट है। ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा ही होगा, इसलिए परसेंटेज भी 100% से ज्यादा ही होगी। ठीक है, आगे पढ़िए क्या लिखता है। एंड अदर फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। अच्छा, ये अदर देन इंटरेस्ट वर्ड नहीं भी लिखता तो हम क्या मानते कि ये कौन सी वाली कॉस्ट है? अगर इसने फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट नहीं भी लिखा होता तो हम क्या मानते कि ये अदर देन इंटरेस्ट ही है, यही हमने भी नोट भी लिखा। अच्छा, कंपनी हैज 11% डिवेंचर्स ऑफ 30 lakhs, हमसे मांगा है DOL, DFL, DCL। तो आपको तो क्या करना है, आपको सिंपली बनानी है इनकम स्टेटमेंट। अगर सारी इंफॉर्मेशन नहीं भी दे रखी तो एटलीस्ट पूरा फॉर्मेट बना दो, जो जो दे रखा है वो पुट कर देना, और बाद में देखोगे सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमें या तो निकालने के लिए उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी या बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। ठीक है जी, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम बनाएंगे क्या, इनकम स्टेटमेंट। और बना लेते हैं पहले फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आ गया EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT। ठीक है, टैक्स वैक्स की इंफॉर्मेशन ना तो इसने दी है ना अपने को चाहिए। अब जो जो है वो तो डालते जाए। हमें सेल्स बता रखा है, सेल्स कितना है, 60 lakhs, ये लो जी पुट कर दिया। सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इसको भी देखते हैं। फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, मतलब 5 लाख रुपए की हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है।
वो भी लिख डाली हमने। कंपनी हैज 11% डिबेंचर्स ऑफ 30 lakhs, 11% का इंटरेस्ट रेट है, 30 lakhs रुपीज ये है डिबेंचर का अमाउंट। 11% निकाल दो 30 lakhs का, मेरे ख्याल से 3,30,000 आना चाहिए। ठीक है जी, 3,30,000, 3,30,000। उसके बाद तो हमें यहां पर इसने कुछ दिया नहीं हुआ। अब हम यूज करेंगे जो उसने हमें सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखी है। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। हमें यहां इसने बताया है सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है, सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट 150% है, यही तो बोला है। अपने पास क्या सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट में से कुछ एक चीज है, कोई भी एक होगी तो हमारा दूसरे का निकल जाएगा। हाँ, सेल्स दे रखी है तो ये 60 lakhs अपने को पता है, तो वेरिएबल कॉस्ट, हमारी वेरिएबल कॉस्ट यहां चले जाएगी 60 lakhs इंटू 100 अपॉन 150। 60 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाई 150, ये आ जाता है 40 लाख रुपए। हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गई 40 lakhs। ठीक, अब क्या करोगे, इस वेरिएबल कॉस्ट को यहां पुट कर देंगे हम। 40 lakhs, ये कितना आ जाएगा 20 लाख। 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 लाख। 3 30, अरे अब तो देखो सब कुछ निकलता चला जाएगा ना, एक चीज आने की देर थी, अब तो सब कुछ निकल जाएगा। 3 30 माइनस किया 1170। अब जब हमारी पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट बन गई तो बचा ही क्या अब तो बेसिकली आपको फॉर्मूलाज में पुट करना है और डीओएल डीएफएल डीसीएल निकाल लेना है। चलिए जी, पहले इसको नोट करें और उसके बाद डीओएल डीएफएल और टीसीएल, ये डीसीएल तीनों निकालिए। इसको नोट करें और फिर मुझे फटाफट से बताएं डीओएल डीएफएल और डीसीएल कितना आया है। चलिए बताइए क्या क्या निकाला आपने। सबसे पहले डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमारा है 20 लाख और ईबीआईटी हमारा है 15 लाख। ये आ गया होगा आपका 1.33 टाइम्स। ठीक है, यही है। चलिए सेकेंड डीएफएल, डीएफएल का फॉर्मूला हो गया ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी हमारा जो है वो कितना है, ईबीआईटी हमारा है 15 lakhs और ईबीटी है 11,70,000 रुपये। ये कैलकुलेटर पे निकाल के बताइए कितना बता रहे हो, 1.28 टाइम्स। ऐसे ही थर्ड डीसीएल, डीसीएल का हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन हमारा है 20 लाख और ईबीटी है हमारा 11,70,000। ये आ जाएगा शायद 1 पॉइंट कितना 71 टाइम्स। अच्छा, हमने ये सारे आंसर्स जो हैं वो 2 प्लेसेस पे क्यों निकाले हैं भाई, क्योंकि आंसर्स 2 प्लेसेस पे दे रखे हैं। सारे आंसर्स देखोगे तो अप टू 2 प्लेसेस है। लास्ट वाला जो है ये 1.709 है। थर्ड प्लेस पे 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं सेकंड प्लेस को, तो इसलिए 1.71। ठीक है, तो अब मुझे बताइए जरा आंसर यहाँ पे कौन सा हुआ हमारा। हमारा है 1.33, 1.33, 1.28, 1.28, 1.71। तो आंसर हमारा क्या होता है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। ए हुआ ना, हाँ जी, ए इज द आंसर। देखो, जब भी हम अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम जनरली ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। हमने भी 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कायदे से क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहिए अपने को।
लेकिन आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक बार ना अपने नोट्स का, अपने बुक में जो इस चैप्टर का लास्ट पेज है वो निकालेगा। लास्ट पेज में आपको ये एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जामिनेशन क्वेश्चन जनरली आपके खुद ही हो जाएंगे, जब हम अपना नॉर्मल डिस्कशन कर रहे होंगे ना, एग्जामिनेशन क्वेश्चन जनरली आपसे खुद ही हो जाएंगे। बट स्टिल चलो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम देखें, अगर ये दिसंबर 2020 के जो 2 क्वेश्चन आए थे, ये तो अभी तक के डिस्कशन, अभी तो पता नहीं कितना पढ़ना है अभी इस चैप्टर में हमें, लेकिन अभी तक जो हमने थोड़ा मोड़ा डिस्कशन किया है उसी के बेसिस पे ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, एक्स कंपनी हैज सेल्स ऑफ ₹12 लाख। अरे ऐसा क्वेश्चन तो हमने भी पीछे किया भी। वेरिएबल कॉस्ट 50%, फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख रुपए। आपसे बोल रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आइए जी स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 140, सबसे पहले हमें दे रखी है सेल्स। कितने की सेल्स हमें दे रखी है? 12 लाख की सेल्स दे रखी है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 50%, तो इस 12 लाख का 50% अगर हम कर देते हैं तो ये 6 लाख हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 6 लाख रुपीस, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 2,50,000, और ये अपना आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,50,000। ठीक है, इसने क्या बोला है? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए बोला है। इनकम स्टेटमेंट बनी हो तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ये इस फिक्स कॉस्ट के रिस्क को मेजर करता है। ऊपर है कंट्रीब्यूशन, नीचे है ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है 6 लाख, ईबीआईटी है 3.5 लाख रुपए। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। 6 लाख डिवाइडेड बाय 3.5 लाख, 1.71 टाइम्स, 1.71 टाइम्स। ऑप्शन में हो गया सी, सी इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व ही किया था हमने अभी। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 141 भी देखो एक बार। अ फर्म प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सोल्ड 2 लाख यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, डेट कहता है 10 लाख रुपए का, 10% का इंटरेस्ट रेट है, फाइनेंशियल लीवरेज मांगा है। तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? आप पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओ और उसके बाद ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, सेल्स 2 लाख यूनिट इंटू 30 रुपए, ये हो जाएगा 60 लाख रुपए, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख इंटू 15, 30 लाख रुपए। ये आ गया अपना कंट्रीब्यूशन, कितना? 30 लाख। आप सीधे कंट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते थे। 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस 30 रुपए, 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए, तो 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन 30 माइनस 15, 15 रुपए। और 2 लाख को सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर देते तो सीधा कंट्रीब्यूशन निकल आता। वो भी कर सकते थे आप। एग्जाम में थोड़ी आपको ये सब नोट वोट बना के आने, एमसीक्यू पैटर्न है हमारा, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके आएंगे चलेगा। अभी तो हमें अपने नोट्स बढ़िया बनाने ताकि बाद में रिवीजन करें तो सब कुछ हमारे सामने हो। फिक्स कॉस्ट है हमारी 10 लाख रुपए, ये आ गया अपना ईबीआईटी 20 लाख रुपए का। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, 10 लाख रुपए का हमारा डेट है, 10% मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा। हमारा ईबीटी हो जाएगा 19 लाख। फाइनेंशियल लिवरेज के लिए क्या चाहिए होता है हमें? फाइनेंशियल लिवरेज के लिए हमें ईबीआईटी और ईबीटी चाहिए। फाइनेंशियल लिवरेज किसके रिस्क को मेजर करता है? इस इंटरेस्ट के रिस्क को। ऊपर ईबीआईटी, नीचे ईबीटी। डीएफएल निकालने के लिए बोला है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 20 लाख
अपॉन 19 लाख। कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो 20 लाख अपॉन 19 लाख, ये होता है 1.0526। तो हमारा आंसर जो इसमें दिख रहा है मुझे 1.053। 5 to 6 है क्योंकि यहाँ पे एक आंसर अप टू 3 प्लेसेस दिया हुआ है, तो 5 to 6 मतलब 53, क्योंकि फोर्थ प्लेस पे 5 या 5 से ज़्यादा है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही कौन सा है? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लेवल है एग्जाम क्वेश्चन का। आप देख रहे हो ये 2 इजी क्वेश्चन आए थे। चलिए देखते हैं क्या हम कोई और एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखो दिसंबर 2019 में ये 4 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136, इस जैसे क्वेश्चन ना अभी हम अगली क्लास में आते ही करेंगे। तो जब वो क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे तो अगली क्लास के बाद क्वेश्चन नंबर 136 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा 139, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें प्रेफरेंस शेयर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर वाले क्वेश्चन तो अभी हमने किए नहीं है। हमने कहा था प्रेफरेंस शेयर पर सेपरेट डिस्कशन करेंगे, तो जब वो कर लेंगे तो 139 भी हो जाएगा। 137, ये हो सकता है, इफ अ कंपनी एक्वायर्ड अ हेलीकॉप्टर फॉर इट्स टॉप मैनेजमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑन अ फिक्स्ड पेमेंट। देखो भाई टॉप मैनेजमेंट के लिए हेलीकॉप्टर लिया है हमने, पॉसिबल है भाई मुकेश अंबानी के घर के ऊपर हेलीपैड बना हुआ है, क्यों भाई उसका टाइम बहुत क्रूशियल है, वो अपना टाइम ट्रैफिक में थोड़ी खराब करना चाहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए हेलीकॉप्टर खरीदता। अब हेलीकॉप्टर यहाँ पे खरीदा नहीं गया, किराए पे लिया है ऑन अ सर्टेन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑन अ फिक्स्ड पेमेंट। फिक्स्ड पेमेंट मतलब लीज रेंटल पे लिया है, रेंट पे लिया है। अब कई बच्चे डर जाते हैं हेलीकॉप्टर ले लिया, अरे हेलीकॉप्टर लिया है, आप हेलीकॉप्टर मत सोचो, सोचो एसेट है, कोई एसेट हमने किराए पे लिया है। और अगर हम कोई एसेट किराए पे लेके आएंगे और बदले में किराया देंगे, हर महीने फिक्स अमाउंट देंगे, तो वो हमारी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ाएगा। भैया इंटरेस्ट तो नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट तो है लेकिन इंटरेस्ट वाली नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हमारी बढ़ती है तो हमारा कौन से वाला रिस्क बढ़ेगा? बिजनेस रिस्क। और बिजनेस रिस्क बढ़ने का मतलब हमारी कौन सी लिवरेज बढ़ेगी? ऑपरेटिंग लेवरेज। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़ेगी और कंबाइंड लेवरेज भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल लेवरेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज इंटरेस्ट का इंपैक्ट देखती है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो बढ़ेगा और साथ में कंबाइंड लेवरेज बढ़ेगा। कंबाइंड लेवरेज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कंबाइंड लेवरेज जो है वो फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों का कंबाइंड इंपैक्ट देखती है। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो कंबाइंड लेवरेज भी बढ़ेगी। अब जरा देख लो 4 ऑप्शन। DOL विल इंक्रीज, मुझे तो यही आंसर लगता है। नहीं, DFL विल इंक्रीज, नहीं DFL पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। DOL विल डिक्रीज, अच्छा जी फिक्स कॉस्ट बढ़ाएंगे और हमारा रिस्क कम होगा, नहीं रिस्क हमारा बढ़ेगा, तो ये तो नहीं है ठीक। DCL विल रिमेन अनचेंज्ड, क्या DCL अनचेंज रहेगा? नहीं, DCL भी बढ़ेगा। क्यों DCL भी बढ़ेगा? बिकॉज DCL हमारा फिक्स कॉस्ट का भी इंपैक्ट एनालाइज करता है, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो DCL भी बढ़ेगा। तो इन चारों में से सही आंसर जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 137। तो आपको तो भाई प्रॉपर जो यहाँ पर नोटिंग तो करनी है ना। आइए जरा लिखो क्वेश्चन नंबर 137, कौन सा सही आंसर है? ए। जो क्वेश्चन नंबर 138 है, हालांकि इसका मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया हुआ है, पर हमने कहा अभी इसका डिटेल डिस्कशन करना है। परसेंटेजेस वाले फॉर्मूला का हमने डिस्कशन नहीं किया है, बट स्टिल अगर आप इसका आंसर देना चाहो अभी दे सकते हो, क्योंकि इसको मैंने हल्का फुल्का आपके साथ पीछे डिस्कस किया था। डिटेल बात अभी आगे करने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। DOL 6, इसका क्या मतलब होता है? इफ सेल्स ऑफ अ फर्म राइज बाय 1%, तो DOL अगर 6 है तो इसका मतलब EBIT कितने परसेंट से बढ़ेगा? 6% से। EBIT विल ऑल्सो राइज बाय 1%, नहीं DOL 6 है तो इम्पैक्ट EBIT पे 6 गुना पड़ेगा। EBIT विल राइज बाय 1/6, नहीं जी EBIT विल राइज बाय 6%। अगर ये वाला क्वेश्चन अभी ज्यादा क्लियर नहीं भी हुआ ना तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस पर तो बहुत डिटेल बात हमें करनी है अभी, बट क्योंकि हो सकता है तो हमने कहा चलो अभी कर ही लेते हैं इसको। इसका सही आंसर क्या है? सी। यहाँ पर हमारी होती है क्लास 1 खत्म। हमने अपनी क्लास 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट और 2 तरह के रिस्क के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज का एक बेसिक डिस्कशन लिया। एडवांस डिस्कशन अभी आने वाली क्लासेस में होना बाकी है। फिर उसके बेसिस पे हमने कुछ MCQ सॉल्व किए
और अब अगली क्लास में हम अभी और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जितना बेसिक डिस्कशन हमने अभी किया है उस पर अभी हमें और कई सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो होने के बाद फिर हम अपने लेवरेजेस के एडवांस डिस्कशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।